नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। प्रधानमंत्री मोदी आसियान समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे लाओस, एक छोटा सा देश जो रणनीतिक लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। चीन और म्यांमार से घिरा हुआ यह देश भारत के साथ न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत को साझा करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस इंटरनेशनल दोस्ती ने भारत की डिप्लोमेसी के झंडे इंटरनेशनल तौर पर गाड़ दिए हैं। जाहिर है, दिल, डील और साथ ही दोस्ती प्रधानमंत्री मोदी लाओस से वापस लेकर आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी लाओस से और क्या लेकर आए, आज इसी को समझने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और साथ ही फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। और पहला सवाल, लाओस से प्रधानमंत्री मोदी क्या लेकर आए? भारत के लिए प्रतिष्ठा लेकर लौटे हैं मोदी। ब्रांड मोदी और ब्रांड इंडिया को और मजबूत करके लौटे हैं मोदी। और एशियन कंट्रीज जो चाइना से डरे हुए हैं उनको एक भरोसा दिला के लौटे हैं मोदी कि डरो मत, मैं हूँ ना। इसके साथ ही जापान, न्यूजीलैंड और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करके लौटे हैं मोदी। एक तरह से कहा जा सकता है कि लाओस में भारत की धाक और ख़ुद का जो ग्लोबल लीडर का ब्रांड है उसे मजबूत करके लौटे हैं मोदी। और विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी का यह कहना था कि अपनी कूटनीतिक सफलताओं की श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़कर लौटे हैं मोदी। सर, लाओस में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं। इस नैरेटिव को बार बार जोर देना, क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहते हैं वो? कन्विंस हैं इस बात से कि आज जो संसार के हालात हैं, बिगड़ते हुए हालात हैं, एक से एक राष्ट्र युद्ध में उलझता जा रहा है। उनकी चिंता है कि होगा क्या। एक तरफ देखिए यूक्रेन रशिया का चल रहा है युद्ध का इशू, फिर इजराइल और ईरान में चले गए। एक और देश युद्ध के कगार पे है, उसकी बात आती है ताइवान की है जो है, उत्तर कोरिया की बात आती है। तो सारा विश्व जब लड़ेगा आपस में, युद्ध की भूमिका में होगा, तो समझौता कौन कराएगा, बातचीत कौन कराएगा? इसलिए बार बार कहते हैं कि युद्ध की तरफ मत बढ़ो। इन समस्याओं का समाधान, आपसी झगड़ों का हल जो है वो बैटल फील्ड में नहीं है, वो वार्ता की टेबल पे है। तो उनकी जो चिंता है आने वाले कल की, वो चिंता उनको प्रेरित करती है बार बार ये स्ट्रेस करने की कि इन समस्याओं का हल युद्ध से नहीं है, वार्ता से है, डायलॉग से है, डिप्लोमेसी से है। सर, इस साल का जो शांति पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहॉन हिडांकी, उनको मिला है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी रशिया यूक्रेन के बीच या फिर मिडिल ईस्ट में शांति प्रयास कर रहे हैं, अगला नोबेल उनको मिल सकता है? आपकी क्या राय? यस, ही इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द नेक्स्ट नोबेल प्राइज। एक बड़े अखबार ने लिखा है कि मोदी इज़ एमर्जिंग एज ए पीस मेकर इन ए रश अप टू ए वर्ल्ड वॉर। आप देखिए चिंता लोगों की किस तरह की है। और जैसा कि मैंने कहा कि सारे संसार में आज कई बड़े बड़े देश युद्ध के कगार पे खड़े हुए हैं। तो ऐसे हालात के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रयास हैं, और जैसा कि उन्होंने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को भी दो टूक के कहा कि बातचीत से हल निकलेगा, और अगर सभी लोग तैयार हैं तो मैं फिर बातचीत के लिए तैयार हूँ। ये तो स्वाभाविक है, जब दो लड़ते हुए राष्ट्र मोदी के दरबार में या मोदी को अप्रोच करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे एज ए पीस मेकर, एज ए पीस लीडर वो यही कहेंगे कि ठीक है, आइए बैठिए मेरी टेबल पर बातचीत करते हैं। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकते कि अगर इस आने वाले वर्ष में अगर मोदी के रोल से, मोदी के एफर्ट से अगर यूक्रेन रशिया का समझौता हुआ एक तरह से, या कहिए कि ईरान और इजराइल का युद्ध कंट्रोल हुआ, तो निश्चित तौर पे मोदी जो है एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे नोबेल प्राइज़ के लिए, ऐसा मेरा आकलन है। सर, लाओस में पीएम मोदी का कहना था आसियान फ्रेंडशिप इज क्रूशियल इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या उनका इशारा चीन की ओर था? ऑफ कोर्स, वो जो 7 राष्ट्र हैं एशियन के जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रैटेजिकली, उनके लिए इशारा था कि तुम डरो मत, इकट्ठे हो, इकट्ठे रहेंगे तो एकता में शक्ति है। और मैं नेतृत्व तो दे रहा हूँ ना एशियन के अंदर जो है, तो मेरे साथ आओ। और बार बार उन्होंने इस बात को कहा कि मस्ट फोकस ऑन डेवलपमेंट, विस्तारवाद पे नहीं। चाइना को भी मैसेज वो यही भेजते हैं, विस्तारवाद की बात छोड़िए। आज संसार विस्तारवाद का नहीं है, एक्सपांशन करने का नहीं है, एनक्रोच करने का नहीं, युद्ध का नहीं है, आज बातचीत का समय है। तो निश्चित तौर पे ये जो है उसका जो भावार्थ है वो यही है, कहने का है कि आज जो है आप लड़ाई छोड़िए, वार्ता की टेबल पे आइए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। और चाइना को दो टूक संदेश दिया गया है, इससे मैं एग्री करता हूँ आपके आकलन से।
जो है। सर, अभी लाओस में मौजूदा मेजबान और अगले सम्मेलन के मेजबान के बाद जो पहला संबोधन रहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। इस घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? इज़ ए प्राइड मोमेंट फॉर इंडिया, इट्स ए प्राइड मोमेंट फॉर नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ कि वहाँ चाइना था, पाकिस्तान था, किसी को तवज्जो वो रुतबा वो इज़्ज़त नहीं मिली जो नरेंद्र मोदी को मिली। तो स्वाभाविक है, आज उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है नरेंद्र मोदी की। और मैंने पहले भी कहा कि एक चमत्कार के रूप में व्यक्ति हैं, देश विदेश में जहाँ जाते हैं क्राउड पुलर हैं। भारत में ही नहीं, वो वहाँ भी क्राउड पुलर हैं। क्राउड इन लिमिटेड सेंस, अगर 100 लोग हैं उसमें लोग दौड़ के उनके पास में आते हैं, पहले आप। इस श्रेणी से उन्होंने भाषण दिया वहाँ पे, और भाषण में उन्होंने वही सब बातें कही। उन्होंने यही समस्याओं का हल बैटल फील्ड से नहीं है। फिर उसके साथ में उन्होंने दूसरी जो बातें कही तो यही कहा कि भाई जो साउथ सी है, चाइना का इशू, इसमें फ्री मूवमेंट होना चाहिए लोगों का, इससे नहीं है। आर्थिक संबंध मजबूत होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। तो ये सब बातें उन्होंने वहाँ पे की क्योंकि उनको मौका मिला सब बातें कहने का। तो भाषण के लिए सबसे पहले उनको आमंत्रित करना भारत के लिए गर्व की बात है और ख़ुद प्रधानमंत्री के लिए एक गौरव की बात है। सर, लाओस में इस बार एक बड़ी दिलचस्प चर्चा सुनने को मिली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 बाणों से रावण संहार और भयमुक्त हो जाएगा इंडो पैसिफिक। इस लोक कथा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोक कथा सही है, रावण का अर्थ चाइना से है और संहार मुक्त हो जाएगा। ये 7 देश जो डरे रहते हैं किसी न किसी कारण से जो है, तो वहाँ तक तो उनका जो सिम्बॉलिक है वो ठीक है। इसको मोदी के 7 तीर भी कहते हैं। और सवाल है कि 7 तीर क्या हैं? तो पहला तो वो ये समुद्री सुरक्षा, फ्री मूवमेंट हो समुद्र के अंदर। फिर उसके दूसरा जो है वो सी इकोनॉमी, इस तरह का इन्होंने कंसेप्ट किया है। और तीसरा उन्होंने आपस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसको बीच में लाए हैं। आपसी सुरक्षा है, फिर हेल्थ का विषय है। ऐसे 7 बिंदु उन्होंने तय किए इन राष्ट्रों के लिए और कहा है कि ये 7 तीर हैं। अगर हम सातों इस पर साथ चलेंगे, सारे राष्ट्र मिल के साथ चलेंगे, तो फिर चाइना को हम कंट्रोल कर लेंगे। चाइना का बढ़ता विस्तारवाद है जो, उसको हम रोक लेंगे एक तरह से। उसमें टेक्नोलॉजी भी शामिल है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी शामिल है। ऐसे 7-8 पॉइंट उन्होंने बना रखे हैं। बेसिक पॉइंट इसमें यह कि साउथ चाइना जो सी है उसे मूवमेंट फ्री होना चाहिए। चीन की दादागिरी है वो ख़त्म होनी चाहिए। दिस इज़ द बेसिक वॉइस ऑफ एशियन कंट्रीज़। जी सर, तो चीन की जो विस्तारवादी मंसूबे जिसके बारे में आप जिक्र भी कर रहे थे और जिसके अंडर में द ग्रेट वॉल आता है, ग्रेट वॉल के अंडर में क्या वो नेपाल को भी करने की इच्छा रख रहा है? क्या वो करना चाह रहा है? ऑफ कोर्स चाइना इज ट्राइंग टू रीडिफाइन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एंड चेंजिंग द प्रेजेंट शेप एंड डिज़ाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रेट वॉल। उसे कह सकते हैं कि एक वो जो ग्रेट वॉल है उसको नया रूप देना चाहते हैं। इसलिए आजकल उसे कहा जाता है चाइना इज ट्राइंग टू बिल्ड अप ए न्यू ग्रेट वॉल बाय एनक्रोचिंग अपॉन अदर एडजॉइनिंग कंट्रीज़ जिसे, तो इसलिए ये मुहावरा कहा जाता है। और नेपाल का तो देखिए, संसार के कम से कम जो चाइना के आसपास के 5-6 देश हैं, भारत के आसपास के देश हैं, श्रीलंका है मान लीजिए, नेपाल है, उधर पाकिस्तान है, ये चाइना के कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। चाइना की पॉलिसी क्या, लोन पॉलिसी है, ऋण दो, आर्थिक सहायता दो और व्यक्ति को विवश कर दो, फिर अपनी संपत्ति, अपनी ज़मीन जायदाद आपके नाम कर दे, मॉर्गेज कर दे एक तरह से। तो नेपाल में भी ये स्थिति है। 50% से ज़्यादा वहाँ जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो चाइना का बनाया हुआ है। अब नेपाल के गाँव में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भाई नेपाल वैसे तो मॉर्गेज है चाइना का, आप यूँ मानिए, लेकिन चाइना आजकल क्या है कि अपनी बाउंड्रीज़ को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। LAC है अलग अलग राष्ट्रों के साथ, तो जो बाउंड्रीज़ हैं उनको रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। तो नेपाल के गाँव में भी लोग घुस गए हैं, स्कूल खोल दिए हैं लोगों ने, और स्कूल में टीचर हैं वो चाइना की जो आर्मी है उसके सोल्जर्स हैं वहाँ पे जो हैं। तो कुछ रास्ते ऐसे थे वहाँ पे पहले भिक्षु और ये लोग वहाँ से लद्दाख के रास्ते आते थे, वो रास्ते सब वहाँ बंद हो गए हैं। तो नेपाल उनका नेक्स्ट टारगेट है बाउंड्री के एंगल से कंट्रोल। मॉरल कंट्रोल तो नेपाल का वो बाय एंड लार्ज ले चुके हैं, आप यूँ मानिए, लेकिन बाउंड्रीज़ को शिफ्ट करके धीरे धीरे अंदर घुसना, फिर उसको बाउंड्रीज़ को तैयार कर देना, फिर बाउंड्रीज़ के अंदर चले जाना, ये जो छोटी छोटी बातें चाइना इसको कर रहा है। इसीलिए बात आ रही है कि नेपाल भी अंडर थ्रेट है इस समय, और चाइना इज ट्राइंग टू रीबिल्ड इट्स न्यू ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। सर, लद्दाख में LAC पर छेड़छाड़ के बाद में अब चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर कहां जाकर चीन की विस्तारवादी नीति का अंत होगा? इसमें ऐसा है कि चाइना का विस्तारवाद तो अब एक एजेंडा बन गया उनका। जो मैंने कहा ना, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपनी बॉर्डर को, LAC को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब लेटेस्ट थ्रेट जो है वो ताइवान पे आई है। ताइवान कुल 180 किलोमीटर का गल्फ की टुकड़ा है जुड़ा हुआ चाइना के साथ में, कभी भी झपट्टा मार के आप उसको ले सकते हो, लेकिन अमेरिका का सपोर्ट है, इसलिए बैलेंसिंग एक्ट है, कर नहीं पाता चाइना। अब नया राष्ट्रपति आया है ताइवान में, उसने कह दिया कि 2 अलग अलग देश हैं, ताइवान चाइना का हिस्सा नहीं है।
इसी बात से चाइना नाराज़ है कि बयान आपने ऐसा क्यों दिया है। तो चाइना ने थ्रेट दी है कि हम हमला कर सकते हैं वहाँ पे ताइवान पे जाके, लेकिन इतना हमला करना आसान नहीं होगा। लेकिन ये जो उसकी थ्रेट है, ये उसका जो विस्तारवादी माइंड है, जिसको बार बार नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी जो विस्तारवादी प्रवृत्ति विश्व शांति के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ताइवान में जो कुछ कह रहे हैं ये उसी का प्रतीक है। तो लेट्स सी कि फाइनली क्या होता है ताइवान के केस में इन द कमिंग डेज जो है। सर, अभी भारत और आसियान ने ये जो दक्षिण चीन सागर विवाद है इसको सुलझाने के लिए यूएन क्लॉज का समर्थन किया, यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का सपोर्ट अभी किया। आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्या मायने हैं इसके? एक अच्छा प्रयास है इसका। लॉ ऑफ द लैंड शुड बी ऑनर्ड जिसे कहते हैं। अब यूएन तो कानून से चलता है, उनका कहना है कि फ्री मूवमेंट होना चाहिए चाइना सी के अंदर जो है, साउथ चाइना सी में फ्री मूवमेंट होना चाहिए। चाइना फ्री करने नहीं देता है। तो यूएन ने एक प्रस्ताव इस तरह का बनाया है, सबने साथ मिल करके। एशियन कंट्रीज़ का भी सपोर्ट है, अमेरिका का भी सपोर्ट है उसके अंदर है, और बहुत से देशों का सपोर्ट है। तो प्रयास अच्छा है यूएन का और इसकी सराहना की जानी चाहिए, और भारत को पूरा प्रयास करना चाहिए कि भारत इसके हाथ मजबूत करे यूएन के इस प्रपोजल के। सर, ये तो पीएम मोदी की लाओस यात्रा रही, देश विदेश के मीडिया में अगर इसकी कवरेज की बात करते हैं तो उस कवरेज को आप कैसे देखते हैं? कैसी कवरेज रही देश विदेश के मीडिया में? कवरेज अच्छा है, विदेश में नॉर्मल कवरेज थी। देश में सब्जेक्ट बहुत ड्राई था, लोगों का इंटरेस्ट नहीं था मीडिया का, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी का चार्म ऐसा है और पीएमओ का मैनेजमेंट ऐसा है कि सब अखबारों ने लीड बनाया है इसको। इंडियन एक्सप्रेस जो नॉर्मली करते नहीं है ऐसा, टाइम्स ऑफ इंडिया, उन सब के लिए न्यूज़मैन के लिए बड़ी घटना नहीं थी लाओस की यात्रा। उनका भी हमारे लिए ज़्यादा न्यूज़ वैल्यू नहीं है, लेकिन लोगों ने कवर किया उसको बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी। मुझे एक चार्म रहता नरेंद्र मोदी के साथ में कि खबर बनती उससे जो है। तो विदेश में ठीक था, नॉर्मल था, और भारत में भी खासकर अंग्रेज़ी के अखबारों ने इसको ज़्यादा अच्छा कवर किया बजाय हिंदी के अखबारों के। सो गुड मीडिया कवरेज एंड गुड मीडिया मैनेजमेंट। सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि वी आर कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट LAC टॉक्स विद चाइना। इसके क्या मायने हैं सर? डोकलाम और गलवान घाटी में जो कुछ हुआ वो आज छिपा नहीं किसी से। वो तो भारतीय सेना अलर्ट थी, लीडरशिप अलर्ट थी, नरेंद्र मोदी अलर्ट थे, तो आगे बढ़ नहीं पाए और रोक दिया उनको। पलट के वार हुआ, उनका भी उसमें मैंने सुना था कि 47 सैनिक उनके शहीद हो गए चाइना के। पहली बार भारत ने करारा जवाब उसमें दिया था। लेकिन क्या है कि पिछले दिनों विदेश मंत्री ने भी कहा था कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल, मतलब अंडर कंट्रोल है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है बॉर्डर पे। तो राजनाथ सिंह ने कहा भी नॉर्मल नहीं है, तो ऑप्टिमिस्टिकली हम अलर्ट रहना चाहते हैं, आशावाद के साथ कि चाइना उल्लंघन नहीं करेगा, चाइना लड़ाई का मौका नहीं देगा, चाइना में युद्ध के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा। तो सेंस ऑफ अलर्ट है इसका। दूसरा अर्थ ये है कि राजनाथ सिंह या इंडिया को भरोसा नहीं है चाइना की बात पे 1962 की स्टोरी के बाद में, कि सब करने के बाद भी अचानक पता लगा, फिर उसने हमला कर दिया, फिर वो घाटी में घुस गया, डोलवान में घुस गया जो है। तो इसलिए राजनाथ सिंह क्या है कि एक वर्ड ऑफ क्वेश्चन उन्होंने आर्मी को दिया है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है और उम्मीद ये करें कि ऐसा लड़ाई का क्षण नहीं आएगा जीवन में। सर, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरा हो गए हैं। भारत के इस इनिशिएटिव को आप कितना सफल मानते हैं? अच्छा सफल है। नरेंद्र मोदी का एक्सक्लूसिव इनिशिएटिव था ये, 10 साल आज हो गए हैं उसको, और 10 साल में सफलता है। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन 10 साल में इन जो 7 राष्ट्र हैं एशियान के, इनके साथ हमने हमारे जो ऐतिहासिक संबंध थे उनको पुनर्जीवित किया है, और इससे एक नई दिशा, शक्ति और ऊर्जा जो है मिली है। इस सारे घटना से जो है व्यापार बढ़ा है, संबंध बढ़े हैं। आप देखिए 10 साल पहले जो व्यापार था, आज जो व्यापार है $130 बिलियन है, जो दुगना है उस समय से। एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है। 7 एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो सारे न्यू दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट से जुड़े हुए हैं। ब्रुनाई की फ़्लाइट वो चालू होने वाली है एक तरह से। तो कुल मिला के क्या है कि प्रयोग अच्छा है और आने वाला कल भी इसका अच्छा है। तो हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री का, जो कि मोर और लेस मैंने खुद कहा कि विदेश मंत्रालय का काम भी उतना अच्छे से समझते हैं जितना प्रधानमंत्री का काम समझते हैं, उनकी जो सफलताएं हैं वो अद्भुत रही हैं। तो कुल मिला के क्या ये जो प्रयास था पड़ोसी राष्ट्रों के साथ, एशियन कंट्रीज़ के साथ, ये सार्थक रहा है, सफल रहा है। सर, भारत और आसियान देशों के बीच मैत्री और सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 सूत्रीय फॉर्मूला है क्या? 10 सूत्री फार्मूला है कि अभी गए थे लाओस में, तो वो भिटी होते हैं थोड़ा सा व्यंग उनकी बात में, और थोड़ा सा तो लाइट मूड रहता है उनका जो है। तो उसमें उन्होंने कहा कि आज 10वां महीना है मतलब, और 10वां दिन है, तो मैं 10 फार्मूला जो है बताता हूँ, 10 कार्यक्रम आपको बताता हूँ। तो पहला तो उन्होंने कहा कि जो 2025 का वर्ष है
ये भारत और एशियन कंट्रीज़ को जो है ना टूरिज़्म ईयर के रूप में मनाना चाहिए, और हम इसके लिए 5 लाख बिलियन डॉलर की सहायता देंगे। फिर डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कहा उन्होंने कि हम 5 लाख बिलियन डॉलर इसके लिए भी हम देंगे, 5 लाख बिलियन डॉलर की सहायता इसमें करेंगे। फिर ये कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं लाओस के, इन कंट्रीज़ के पढ़ते हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप है पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसको हम डबल कर देंगे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो लोग आएंगे उनकी नई स्कॉलरशिप शुरू कर देंगे। और फिर क्या क्लाइमेट है, ग्रीन इंडिया है, ग्रीन है, ये सबको आगे बढ़ाएंगे। क्लाइमेट की बात आई तो उन्होंने कहा भी वहाँ भी जो है एक पौधा माँ के नाम जो इनिशिएटिव इंडिया में किया है, तो इसका प्रचार होना चाहिए एशियन कंट्रीज़ में भी। ऐसे 8-10 उन्होंने बनाया। उसका बेसिक पर्पज़ ये है एशियन कंट्रीज और भारत के बीच में आर्थिक संबंध, राजनीतिक, ऐतिहासिक संबंध कैसे मजबूत हों, उसी दिशा में एक चार्टर है ये 10 पॉइंट्स का। दिस इज़ ऑल। सर, जिस आसियान का इतना जिक्र हो रहा है, ये था क्या, है क्या, और इसका उद्देश्य क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी? बेसिकली 7 राष्ट्र हैं, बाद में जुड़ जाते हैं लोग दूसरे आकर के जो है, और अच्छा प्रयास है। और एक ऐसे कहना चाहिए कि मिनी नाटो है एक तरह से। इनका लक्ष्य एक ही था कि चाइना के विस्तार को रोकना है। अब अकेला कोई हिम्मत कर नहीं सकता, तो सब देश जुड़े हैं, जुड़े तो जुड़ते चले गए आपस में जो है। तो वो जो बेसिकली आपस में रक्षा के लिए बना था, एक दूसरे की रक्षा के लिए, चाइना के उससे दादागिरी को या उसकी डोमिनेंस से, वो आगे जाकर आर्थिक सहयोग में बदल गया, राजनीतिक सहयोग में बदल गया, राजनीतिक और आर्थिक जो चुनौतियां हैं एक दूसरे की, उनको सुलझाने में बदल गया। तो कुल मिलाकर अच्छा प्रयास था, सफल है, और आने वाले कई वर्षों तक ये जारी रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि 21वीं सदी आसियान राष्ट्रों की सदी है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? ये उम्मीद है प्रधानमंत्री की, उम्मीद भरी निगाहों से देखा है उन्होंने। और एशियन का जो प्रोग्रेस है पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी जुड़े हैं इफेक्टिवली इससे जो है, तो उत्साहित हैं इससे। तो इसीलिए कहते हैं कि 21वीं सदी जो है अब इसकी सदी है, एशियन कंट्रीज़ की सदी है, लुक ईस्ट की सदी है जो है, लुक ईस्ट की सदी है, ये उनका कहना है। तो आशा एक किरण है, आपको भरोसा दिलाता है, एशियन कंट्रीज़ में एक विश्वास पैदा करता है, एक उत्साह और जिसे कहना चाहिए एनकरेजमेंट का माहौल बनाता है। तो कहा जा सकता है 21वीं सदी जो है एशियन कंट्रीज़ की सदी है। सर, 77 लाख वाली जनसंख्या वाला देश है लाओस। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर जाना क्यों पसंद किया? और दूसरा, ज्योग्राफिकल और स्ट्रैटेजिक लिहाज से म्यांमार की इंपॉर्टेंस को आप कैसे समझते हैं? ऐसा है कि एक तो प्रधानमंत्री के मन में इच्छा रहती है, जितने पड़ोसी राष्ट्र हैं उपेक्षित हैं, जहाँ जा नहीं पाए। हालांकि 56 वर्ष से संबंध है लाओस के साथ इंडिया के, लेकिन जा नहीं पाते हैं लोग, समय नहीं निकाल पाते हैं प्रधानमंत्री। तो गए वो जाकर, और उन्होंने कहा कि वे हमारे हिस्टोरिकल संबंध हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए, और एशियन कंट्रीज़ के नाते उनको अपनी लीडरशिप देनी चाहिए। और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है उसकी, जोग्राफिकली की है और इकोनॉमी की दृष्टि से भी है। आप देखिए उसकी जो सीमाएं हैं वो 7-8 राष्ट्रों से लगती हैं, चाइना से लगती हैं, म्यांमार से लगती हैं, थाईलैंड से लगती हैं, कंबोडिया से लगती हैं, वियतनाम से लगती हैं। तो इंडिया की स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस है इंडिया के लिए उन स्थानों की, तो इसीलिए उन्होंने जाना वहाँ पसंद किया। और अच्छा रहा प्रयास। देखिए आप लाओस जाके आए हैं तो एक अलग माहौल बना है लाओस में भी। और सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी जी ग्लोबल लीडर, अब धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का विस्तार तो व्यक्ति करता है ना, तो देख रहे हैं जो एरिया छूट गए हैं या अनअटेंडेड हैं उनमें भी जाएं, भारत का इम्पैक्ट बने, खुद की ग्लोबल लीडरशिप पे आगे हो। तो दिस इज़ ऑल द वे। सर, आसियान में पीएम नरेंद्र मोदी की म्यांमार से भी जुड़ी कई मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। आखिर म्यांमार क्राइसिस पर इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का रुख ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। उनका मन भी ये कहता है कि आसपास के लोग जो हमारे मेंबर हैं, हमारे साथ हैं, वहाँ भी लोकतंत्र हो, आर्मी नहीं हो। म्यांमार में आर्मी ने टेक ओवर कर रखा है, आप देख रहे हैं। इनडायरेक्टली चाइना का सपोर्ट होगा। तो एशियन कंट्रीज मीटिंग में उन्होंने कहा था कि एक रेजोल्यूशन ऐसा लाइए कि हम सब मिलके उसको सपोर्ट करें कि लोकतंत्र की वापसी होनी चाहिए। तो सब सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी उसको लीड कर रहे हैं। तो रोल बिल्कुल क्लियर है कि लोकतंत्र लौटे, वहाँ पे जनता का शासन लौटे, आर्मी रूल इस तरह का नहीं रहे। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी के काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है वहाँ पे जो है। तो कुल मिला के तात्पर्य ये है कि उसे अकेला मत छोड़ो, उससे बातचीत करो, हमारा साथी है, एशियन का मेंबर है, हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए और वहाँ भी लोकतंत्र की वापसी के लिए सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए। सर, आसियान के दौरान में पीएम मोदी की अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड, थाईलैंड के नेताओं के साथ में मुलाकात हुई थी। इन देशों के नेताओं के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात का एजेंडा मैं आपसे समझना चाहूंगी और शुरुआत अमेरिकी नेता के साथ मुलाकात के जरिए करते हैं। तो क्या एजेंडा अमेरिका का तो क्या था, विदेश मंत्री गए थे इस बार
वहाँ पे जो है, तो उनसे अच्छी बातचीत थी, नॉर्मल बातचीत थी। अमेरिका का एजेंडा सारा चूँकि डिस्कस होता रहता है, पहले गए थे प्रधानमंत्री, सब बात थी, तो एक नॉर्मल मीटिंग थी, कट सी मीटिंग थी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर की जो है। उसके बाद में जापान का इम्पोर्टेंट था, जापान में नए प्रधानमंत्री बने अभी 8-10 दिन पहले, पहली बार हाँ मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से उनको। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हमारे बड़े फ्रेंडली रिश्ते भी हैं और स्ट्रैटेजिक रिलेशन भी हैं। तो कुल मिला के फिर ये भी तय हुआ कि 3 क्षेत्रों पर हम फोकस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिफेंस पे ये देश फोकस करेंगे। एक अच्छी मुलाकात थी। जापान एक बड़ा राष्ट्र है, भारत के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, तो ये एक मोराल बूस्टर थी मीटिंग जापान के साथ। न्यूजीलैंड के साथ था, एजुकेशन, टूरिज्म वगैरह पे बातचीत हुई। थाईलैंड का भी यही था। बेसिकली के विषय तो मोर और लेस कॉमन होते हैं वही सारे, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक सहयोग कैसे बढ़ाएं, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, पावर, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन क्षेत्रों में कैसे आगे बढ़ें। तो इट वॉज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइम मिनिस्टर टू टॉक टू ऑल दीज पीपल। सर, भारत और कनाडा के तनावपूर्ण रिश्तों के बावजूद भी पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात कनाडा के प्रधानमंत्री से होती है। आखिर क्या बातचीत हुई होगी और इस वार्ता का परिणाम क्या होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है, उदारता है कि ऐसे राष्ट्र से जो प्रैक्टिकली जिसकी ज़मीन से भारत के खिलाफ काम हो रहा है, उनकी लैंड यूज़ हो रही है कनाडा की, फिर भी उन्होंने मिलना पसंद किया। और बाद में जो भारत ने वैसा प्रेस नोट जारी नहीं किया, लेकिन एक ब्रीफ उन्होंने जारी किया। इट वॉज ए ब्रीफ एक्सचेंज, मतलब बहुत संक्षिप्त मुलाकात हुई। और आप समझ सकते हैं रिश्तों में थोड़ा तलखी तो है ही एक तरह से जो है। बेसिक बात आपको मालूम है कि वो निर्जर का जो हुआ था मर्डर, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने बाकायदा पार्लियामेंट में कह दिया कि इंडियन एजेंट्स आर इन्वॉल्व, पोटेंशियल रोल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। फिर उसका एक्सटेंशन अमेरिका में हो गया, ढाबोल को और लोगों को नोटिस आ गए। तो समझ सामान्य नहीं है। भारत ने 2-2 कह दिया कनाडा से, अगर आप दोस्ती चाहते हो, हमसे रिश्ते चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी धरती से जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है भारत के खिलाफ, इसको रोकिए, इसका भरोसा दिलाइए और इन सब राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ निर्णायक कदम आप उठाइए, तब तुम्हारी दोस्ती चलेगी। तो उन्होंने ये बयान दिया वहाँ पे कि भाई हमारा धर्म है कि कैनेडियन नागरिकों की रक्षा करना और जो कानून है वहाँ का उसके अनुसार काम करना। उन्होंने अपना स्टैंड ले लिया है। संबंध बहुत अच्छे नहीं है, सामान्य नहीं है, लेकिन भारत ने स्टैंड स्ट्रॉन्ग लिया है। और भारत ने उसमें भी ये कहा था कि ये एब्सर्ड और मोटिवेटेड है उनका बयान, ये कहना कि इंडियन एजेंट्स आर इन्वॉल्व। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया, प्रमाणित नहीं हो पाया कि 4 में से कोई इंडियन एजेंट था क्या, कोई कनेक्शन था क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोगों का, मंत्रालय का, रो का, किसी का जो है। सो दिस इज़ ऑल। तो अनफॉर्चुनेट है, 2 बड़े राष्ट्रों के बीच में तलखी चल रही है और अपेरेंटली कनाडा गलती पे है। उसको खालिस्तान जो कि यहाँ टेररिस्ट है, उनका कैटेगराइजेशन इंडिया में टेररिस्ट है, उनको क्यों आप प्रमोट कर रहे हैं? तो उम्मीद करनी चाहिए कि विजडम प्रिवेल्स ऑन देम सम टाइम इन फ्यूचर। सर, लाओस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेररिज्म इज नाउ बिकमिंग अ ग्लोबल थ्रेट। आपको लगता है कि आसियान कंट्रीज, राष्ट्रों के बीच में टेररिज्म को लेकर कोई एक ठोस बातचीत हुई है, चर्चा हुई है? निश्चित तौर पे सबसे बड़ी बात होती है सेंसिटाइज करना एक दूसरे को। नरेंद्र मोदी ने मुद्दा उठाकर इनको सेंसिटाइज किया है कि आज तो चलो किसी देश के अंदर से उग्रवादी आपके यहाँ हमला नहीं कर रहे हैं, कल को 9/11 कहीं हो सकता है, 22/11 कहीं हो सकता है। और रोज़ आप देखते हैं सब तरह से सब है विश्व के अंदर, अलग अलग देशों में अलग अलग अटैक होते हैं। ये राष्ट्र बाई चांस की बात, ऐसी ज़्यादातर राष्ट्र इसमें सुरक्षित हैं। तो उनको सेंसिटाइज करना कि डोंट टेक इट लाइटली, टेररिज्म इज़ ए ग्लोबल थ्रेट, इसको सीरियसली लीजिए, हमारे साथ खड़े होइए। भारत आज आतंकवाद के खिलाफ विश्व के मंच से लड़ाई लड़ रहा है, तो हमें ज्वाइन कीजिए। तो एक सेंसिटाइज करने का प्रयास था नरेंद्र मोदी का, उन राष्ट्रों को सेंसिटाइज किया गया। और एक अच्छी बात है, उन सब राष्ट्रों में अगर चेतना जागृति ऐसी आती है कि हमें आतंकवाद के प्रति एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना, उसको रोकने के लिए, तो अच्छा प्रयास है प्रधानमंत्री का, अच्छा प्रयास है भारत का। सर, इजराइल के खिलाफ 104 देशों द्वारा समर्थित प्रस्ताव पर आखिर भारत ने हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? देखो, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कह चुके हैं नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। हमारी जो पॉलिसी इजराइल के साथ है, जो रिश्ते हैं, उन्हें ठीक नहीं लगा भारत सरकार को उनको सपोर्ट करना। हुआ क्या था, इजराइल ने जो हमला किया अभी, तो हमले में क्या होता है ना, कहते हैं घूंट पिस जाता है कभी अनाज के साथ, एक कहावत है इस तरह की जो है। तो वहाँ UN की बिल्डिंग थी जहाँ काम चलते थे, वो भी अटैक में आ गई। हो जाता है कई दफ़े, एरर जजमेंट भी हो जाती है इंसान से। तो सब राष्ट्रों ने एक प्रस्ताव पास किया, भी हम इसकी निंदा करते हैं इजराइल की कि हमला गलत हुआ ये। तो भारत ने अपने आप को उससे दूर रखा। अब मेंटली तो भारत ने भी निंदा की होगी, लेकिन स्ट्रैटेजिकली ऑन पेपर आप नहीं कर पाते हैं। संबंध आप कैसे होते हैं इन द लार्जर पर्सपेक्टिव है। तो भारत ने नहीं करी, पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है। एशियन कंट्रीज़ कहीं साइन करते हैं, भारत नहीं करता। भारत साइन करता तो इक्का दुक्का और कोई देश है संसार का, वो साइन नहीं करता।
मान लो सिक्योरिटी काउंसिल है तो चाइना का भी वीटो यूज़ कर देता है, कभी रशिया वीटो यूज़ कर देता है। तो हर राष्ट्र के अपने हित, अपने स्वार्थ और अपनी पॉलिसी के हिसाब से फैसले लेता है। तो भारत ने साइन नहीं किया उस पर। दिस इज़ ऑल इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंटरेस्ट, जिसे कहना चाहिए भारत के हित में जो था वो सब हुआ। सर, क्या प्रधानमंत्री मोदी के एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरता हुआ जो उनका व्यक्तित्व है, क्या ये भी चीन को परेशान कर रहा है? ऑफ कोर्स, संसार में एक बहुत बड़े हिस्से के अंदर तो नरेंद्र मोदी एक चैलेंज है ही ना। ग्लोबल लीडर बन चुके हैं और आप देख रहे हैं रशिया, चाइना ऐसे देशों में उनका कितना एम्पावरमेंट है नरेंद्र मोदी का, आप देखते हैं कि तो थ्रेट है। तो वो ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी कैसे कमज़ोर हो, भारत तभी कमज़ोर होगा जब मोदी कमज़ोर होगा। और मोदी को कमज़ोर करना आसान नहीं है। 140 करोड़ लोगों का समर्थन है, आप देख रहे हैं। तो मोदी कैसे कमज़ोर हो, तो उनकी निगाहें रहती हैं। अब हरियाणा का चुनाव हुआ तो पहले उनको आशा थी कि मोदी कमज़ोर होंगे। इंटेलिजेंस रहती है ना विदेशी दूतावास में, उनको आइडिया था कि हरियाणा में हार रहे हैं, मतलब नरेंद्र मोदी थोड़ा और कमज़ोर होंगे। उल्टा हुआ, नरेंद्र मोदी और पावरफुल हुए। तो ये फैक्ट है कि चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, टू दैट एक्सटेंट अमेरिका की पॉलिसी भी होगी, लेकिन चाइना की थोड़ा सा क्रूअल पॉलिसी होती है एक तरह से, कि नरेंद्र मोदी को कैसे कमज़ोर किया जाए। इसके विपरीत भारत में लोगों का मानना ये है कि नरेंद्र मोदी को मजबूत किया जाए। बड़ी संख्या में लोगों का मानना है, क्योंकि मोदी को मजबूत करना देश को मजबूत करना है, भारत को मजबूत करना है। उनका कहना ये कि मोदी को कमज़ोर करो तो भारत कमज़ोर होगा। प्रयास है उनका, लेकिन फिलहाल सफल नहीं हो रहा। सर, डिप्लोमेटिक लिहाज से कूटनीतिक क्षेत्र में एक परसेप्शन तैयार हो गया है और वो ये है कि नरेंद्र मोदी इज स्क्रिप्टिंग अ विन विन पॉलिसी इन सर्दर्न एशिया। आपको क्या लगता है? सही है, और जो भी कदम उठाते हैं देश के हित में जाता है। अब चाइना का तो प्रयास है कि जितने एशियन कंट्रीज हैं भारत के प्रभाव से मुक्त हों, भारत को लीडर नहीं बनने दें, भारत को लीडरशिप से दूर रखें एक तरह से। नरेंद्र मोदी इसको फेल कर रहे हैं। इनका प्रयास क्या है कि डीप जो डिप्लोमेसी है उससे इन राष्ट्रों का दिल जीतो। भाई चाइना तो क्या है, ऋण दे के और उस तरह से प्रभावित करके, अपनी दादागिरी से प्रभावित करता है। भारत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी डिप्लोमेसी से, जो है गहरी डिप्लोमेसी से उसको जीत को करता है। तो दोनों स्थितियों में भारत को लाभ है। एक तो अपने रिश्ते मजबूत हो रहे हैं इन राष्ट्रों के साथ, दूसरा क्या है चाइना के प्रभाव से उनको मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विन विन सिचुएशन है। सर, कई लोगों का ऐसा मानना है कि लाओस इज द हिडन जेम ऑफ हिंदू हेरिटेज। आप इसको कैसे देखते हैं? इसका ये कि बेसिकली बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म बहुत करीब रहे हैं। लाओस का जो इतिहास है वो बौद्ध इतिहास के दृष्टि से है। भारत का भी बौद्ध संस्कृति से बड़ा क्लोज रहा। आप देखते हैं पटना में, बिहार में, नालंदा में भारत की संस्कृति, बौद्ध संस्कृति की छाया है एक तरह से। इसीलिए कहा जाता है कि हिडन है ये। और देखा जाए तो मतलब जिसे कहते हैं स्क्रैच, और भारत का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है फिजिकली भी और जोग्राफिकली भी देखें अगर, तो बौद्ध धर्म के प्रभाव में रहा है। तो इसलिए कहा है कि इनका पुराना ऐतिहासिक संबंध है और ये हिडन ट्रेजर है इनका जो रिश्ता है दोनों देशों का, बिकॉज ऑफ बौद्ध संस्कृति जो है वो आपस में मिलता है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस में लाओस संस्करण देखा। क्या ये भारत के रामायण संस्करण से अलग है? और जहां एक भी हिंदू नहीं वहां पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे देखा, तो आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप? संस्करण अलग है वहाँ के हिसाब से। सबसे बड़ी बात है कि रामलीला होती है, रावण का नाम है, इतना क्या कम है दोनों देशों के बीच में। और रही बात नरेंद्र मोदी के वहाँ रामलीला देखने की, तो मोदी भारतीय हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। थे लाओस में, दिल दिल्ली में था, उत्तर प्रदेश में था, भारत में था दिल। दशहरा था, भारत के परंपरा, संस्कृति, रिवाजों को कैसे भूल सकते हैं। तो दशहरा देखने, वो रामायण देखने जो है चले गए। राम लक्ष्मण को तिलक भी लगा दिया वहाँ पे। और वहाँ जो है गायत्री मंत्र और गणेश स्तुति जो है वो वहाँ पे हुई। तो बड़ा अच्छा लगा उनको भारत के संस्कारों में लौट के, भारतीय माहौल में जो है। और रामायण उनके अलग है, लेकिन जो भाव था नरेंद्र मोदी के वहाँ जाने का, वो देश के लोगों को अच्छा लगा कि हमारा प्रधानमंत्री आज हमारे बीच नहीं, लेकिन वहाँ भी दशहरे के माहौल में ही हैं वहाँ पे। गुड इंटेंशन, गुड मूव, गुड सेंटिमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सर, प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे के दौरान लाओस के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति, और साथ ही जापान के पीएम को भी उन्होंने सांस्कृतिक तौर पर उपहार दिए। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं में हमने ये अक्सर देखा है। उनके इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? इसीलिए तो कई बार सवाल उठता है कि उनको इतना समय कहाँ से मिलता है। छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बहुत माइन्यूटली देखते हैं। किस राष्ट्राध्यक्ष को क्या देना है, कैसे होना चाहिए, कहाँ से आएगा, इन सब की मॉनिटरिंग पीएम में बहुत बारीकी से उस स्तर पे होती है। ये जितनी भेंट उन्होंने वहाँ भेंट करी, आप देखेंगे स्क्रीन पे कितनी यूनिक और थॉटफुल ये हैंडीक्राफ्ट्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ने उनके लोगों को वहाँ पे दी हैं। बेसिकली जो इंडिया की जो पुरानी कल्चर है, हेरिटेज कल्चर है, उसको देखिए, बुद्ध की मूर्ति जो है, तो ये उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो बात छोटी होती है लेकिन प्रभाव डालती है। और बौद्ध धर्म में उन लोगों का बहुत आस्था है
उनको बौद्ध धर्म की मूर्ति देना और ये इस तरह के देना। सबसे बड़ी बात है ना थॉटफुलनेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पिछली बारी मैंने यही कहा था, अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है, सब लोगों को करना चाहिए। सर, लाओस में मोदी का ये भी कहना था कि लाओस विजिट इज एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस चैलेंजेस। क्या कहना चाहते थे मोदी इससे? ये व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो सीखता है। तो लाओस में गए तो वहाँ भी व्यक्ति कितना बड़ा हो, कितना ज्ञान हो, फिर भी व्यक्ति सीखता है। तो जाकर उन्होंने महसूस किया सब 7 लोगों के साथ बैठ के कि अपॉर्चुनिटी है भारत की लीडरशिप को और मजबूत करने की, इन राष्ट्रों को और सहारा देने की, चाइना के खिलाफ इनको खड़ा करने की, इनका मोराल बूस्ट करने की। तो लाओस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। फिर आदमी जाता है तो नया व्यापार धंधा भी आदमी देखता है, सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंधों के अलावा भी व्यक्ति सोचता है कि अपन और भारतीयों के लिए क्या कर सकते हैं, इंडियन इंटरेस्ट में क्या कर सकते हैं। तो हर विजिट जो है ना एक अपॉर्चुनिटी होती है। और नरेंद्र मोदी के बारे में तो कहा जाता है ना वो तो आपदा को भी अवसर में बदल देते हैं। तो विदेश में जाना तो एक अवसर है ही। तो मैं निश्चित मानता हूँ जो कुछ उन्होंने अनुभव किया होगा, देखा होगा, वो भारत में ला करके उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनका जो ज्ञान कोश है या जो अनुभव कोश है उसमें और उसको उस ज्ञान कोश अनुभव कोश को उन्होंने लाओस की यात्रा के अनुभव से उसको और एनरिच किया होगा। सर, आसियान देशों और भारत के बीच एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं? आप देखिए, मैंने आपसे कहा कि ब्रुनोई की एक शुरू होने वाली है, बाकी 7 देशों के साथ ऑलरेडी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और एक अच्छा प्रयास है। हो सकता है फ्लाइट की संख्या और बढ़ जाए जो है, लेकिन यही बड़ी बात है कि एक नई फ्लाइट शुरू होने वाली है। दिसंबर में शायद 1-2 और नई फ्लाइट शुरू हो सकती हैं। तो अच्छा प्रयास होगा, व्यापार बढ़ेगा, टूरिस्ट मूवमेंट बढ़ेगा। कनेक्टिविटी तो हार्ड पॉइंट है ना एक तरह से, मतलब सेंट्रल पॉइंट है कनेक्टिविटी जो है। तो अच्छा है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा बिटवीन द 2 कंट्रीज, इन फ्लाइटों के संख्या बढ़ने से और डायरेक्ट कनेक्टिविटी के बढ़ने से जो है। सर, नरेंद्र मोदी के द्वारा समय समय पर लाओस को दी गई सहायता को आप कैसे देखते हैं? एक अच्छा प्रयास है। नरेंद्र मोदी बेसिकली तो एक उदारवादी व्यक्ति है ना, एक उदार राजा, एक जिसे कहते हैं दयालु शासक। तो जो था उस समय कोरोना का वक्त था, दवाइयाँ नहीं मिलनी थी, तो देश में तो होता है ना आदमी केवल अपने बारे में सोचता है। उन्होंने पड़ोसी के बारे में सोचा साथ साथ, अपने साथ साथ जो है, और 50,000 जो है फ्री वैक्सीन जो है उसमें उन्होंने भेजी। बाद में बाढ़ आ गई वहाँ पे तो $1 लाख वहाँ भिजवाए। मात्रा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सेंटिमेंट इम्पॉर्टेंट है। दूसरे गरीब आदमी का, कमज़ोर आदमी का, उसको केयर करने का, पड़ोसी को केयर करने का, दुख की घड़ी में उसका साथ देने का जो है, तो एक अच्छा सेंटिमेंट है। भारत के लोगों को भी अच्छा लगा कि आप बहुत बड़े देश हैं लेकिन छोटे देश की भी आज संकट में मदद कर रहे हैं। इट्स फाइन। सर, पीएम मोदी के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप की विरोधाभासी टिप्पणियों को आप कैसे देख रहे हैं? ऑफ ट्रंप इज़ फनी, ही इज़ whimsical. You are lucky you don't have a Trump in India. यहाँ नरेंद्र मोदी हैं, उसके बिल्कुल विपरीत एक शक्तिशाली शासक, बुद्धिमान शासक, ठहरे हुए व्यक्ति, गतिशील व्यक्ति, हमेशा एक जैसी सोच और एक जैसे विचार, नो whimsical जिसे कहते हैं। कोई तुलना ही नहीं 2 व्यक्तियों के बीच में। अभी भारत की तारीफ, और ये नरेंद्र मोदी तो क्या है ना जिसे कहते हैं, उनके यहाँ शंकर जी की बारात है, सभी लोग साथ चलते हैं, ट्रंप भी चलते हैं उसके अंदर, और बाइडेन है जो प्रेसिडेंट हैं वो भी चलते हैं, सारे चलते हैं। तो उसमें एक जो है शंकर जी बारात में एक चरित्र चेहरा जो है वो ट्रंप का भी है। लगता तो नहीं कि जीतेंगे लिए तो भारत के लिए परेशानी होगी, पर नरेंद्र मोदी सबको हैंडल करते हैं। उन्हें फिर एक और से नमस्ते ट्रंप हो जाएगा अहमदाबाद की तरह, और फिर हैंडल हो जाएंगे आके। प्रॉब्लम क्या है कि ट्रंप अपने देश के बारे में सोचता है, टू दैट एक्सटेंट ही इज़ राइट। उसका कहना है कि इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया की सबसे ज़्यादा है अमेरिकन गुड्स पे, जो चाइना और अमेरिका में भी इतने नहीं पैसे लगते जो यहाँ देने पड़ते हैं। तो उनका कहना है कि मैं अगर सत्ता मांगूँ तो उसको ठीक करूँगा। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि ट्रंप का सत्ता में आना भारत के बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। वैसे ठीक है वो नरेंद्र मोदी भक्त हैं खुद भी टू सम एक्सटेंट, तो आप एक और बड़ा नरेंद्र मोदी भक्त विदेश में हो जाएगा ट्रंप के आने से, आप ये कह सकते हैं। लेकिन बिजनेस इंटरेस्ट के हिसाब से जो है उसका तो ऐसे ही उन्होंने पहले तारीफ़ की, फिर ये कहा कि मैं इससे खुश नहीं हूँ, तो लोग भी सीरियसली नहीं लेते। इसलिए इनसे मैंने कहा कि थोड़ा whimsical हो गए हैं जो है, तो उन्हें वो कहते हैं नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये नरेंद्र मोदी से जो स्टेबिलिटी है, मेंटल स्टेबिलिटी, ये तो सीखो भाई, और तो चलो छोड़ो जो है ये। तो देखो लेट्स सी क्या होता है चुनाव में, कैसे क्या है। लेकिन बहरहाल तो थोड़ा सा चिंता का विषय है, कहीं आ गए वो ट्रंप तो वो बुल इन चाइना शॉप वाली बात होगी, बिजनेस हमारे इंटरेस्ट प्रभावित होंगे, उससे लड़ाई झगड़ा होगा, कुछ दिन चलेगा, फिर
मोदी स्कोर ओवर करेंगे, पर काहे को ऐसी स्थिति आए क्यों? लेट्स सी। तो सर, लाओस के बारे में और प्रधानमंत्री मोदी के लाओस विजिट पर तो हमने बहुत गहनता से चर्चा कर ली, लेकिन और भी बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बीते कुछ दिनों में हुए हैं। मेरा सवाल ये है कि ऐसा चर्चा का विषय है कि जो दशहरा आया वो और ज़्यादा निकटता लेकर आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच में। ऐसा न सिर्फ भाजपाई बल्कि आरएसएस क्षेत्र में भी चर्चा हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे भी ऐसा ही लगता है। विजयदशमी का त्यौहार एक शुभ संकेत लेके आया भाजपा और आरएसएस के आपसी रिश्तों को लेकर के। हुआ यूँ कि हर वर्ष की तरह इस बार भी नागपुर से मोहन भागवत का भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है, मतलब इनडायरेक्टली मोदी सरकार की तारीफ। इसके बाद प्रधानमंत्री का बयान आया, मोहन भागवत की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। आरएसएस एक अविरल संस्था है और इसके साथ ही ये धारणा शुरू हुई कि पिछले दिनों दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप था, भाजपा और आरएसएस के बीच जो आया था, हल्की सी कटुता, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप, वो जो है ना अब दूर हो गया है। उसके दूर होने की शुरुआत हो गई है और उसकी शुरुआत विजयदशमी से हुई है। इसलिए ये कहा गया कि विजयदशमी का जो त्यौहार है, दशहरे का त्यौहार है, ये भाजपा और आरएसएस के रिश्तों के बीच एक नई शुरुआत, एक नई पॉजिटिविटी लेकर के आया है। हुआ यूँ कि जब चुनाव थे लोकसभा के, तो दूसरे या तीसरे चरण के समय जेपी नड्डा का एक बयान आया था कि भाजपा अब सक्षम है, दूसरे अर्थों में कि अब आरएसएस की उतनी आवश्यकता या उतना रोल नहीं है जो पहले था। इसके बाद में चुनाव हुए, पार्टी को बहुमत नहीं मिला और एक धारणा इस तरह की बनी कि भाई भाजपा और आरएसएस के बीच में कुछ मतभेद है। यह धारणा भी बनी कि उस चुनाव में खास करके यूपी राजस्थान की बात आई थी, तो शायद आरएसएस के वर्कर्स ने उतनी तेज़ी से, उतने जोश से काम नहीं किया जैसे पहले वो किया करते थे। तो हल्की सी कटुता का माहौल आया। फिर मैंने सुना कि इस पृष्ठभूमि में चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद में अमित शाह और जेपी नड्डा झंडेवालान गए, भैया जोशी से मिले। देखते ही उन्होंने कहा कि आपको तो अब ज़रूरत नहीं है हमारी, एक स्वाभाविक होता है। क्यों इसी बीच में क्या था, मोहन भागवत एक जैसे तल्खी के बयान आए थे जो भाजपा को अच्छे नहीं लगे थे और लोगों को ये मन में आशंका थी कहीं टकराव की ओर तो नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं भाजपा और आरएसएस, वो तो बहुत ख़राब होगा क्योंकि दूसरे एक दूसरे के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए किसी ने कहा भी था कि आरएसएस और भाजपा जो है एक ऐसे हंस के समान जिसकी दो गर्दन हैं, अगर एक गर्दन कटेगी तो दूसरी गर्दन भी कटेगी। इस सारे माहौल में उसको हैंडल करने के लिए पॉजिटिव तरीके से अमित शाह, नड्डा ये गए। ऑफ कोर्स इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी का रहा होगा और जाके उन्होंने काफ़ी देर तक सारी बताई और ये भी कहा कि बयान का रेफरेंस ऐसा नहीं था, मतलब एक तरह से उसको हैंडल किया और सारी कहानियों ख़त्म करके आगे बढ़ें और आगे बढ़े फिर वो जो है। और अब देखिए हरियाणा में मैंने सुना है कि आरएसएस ने काम किया। हरियाणा की विक्ट्री का जो बेसिक श्रेय वो तो देखो मोदी के सुपरविजन में अमित शाह की जो स्ट्रैटेजी है और रिवर्स पोलराइजेशन को जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इसे नकार नहीं सकते कि एक महत्वपूर्ण कारण जो है आरएसएस का रोल था। मैंने कहा कि 16,000 मीटिंग्स आरएसएस के लोगों ने वहाँ करी जब भाजपा कमज़ोर थी, तो एक अच्छे संबंधों के युग की शुरुआत हुई। और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए आरएसएस को भी कि उनके जो सपने थे दशकों पुराने, वो सपना चाहे राम मंदिर का था, चाहे श्रीनगर में लाल चौक पर झंडा फहराने का था, 370 का था, यूसीसी का था, वो किसने साकार किए? और नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने साकार किए। इसके अलावा आप देखिए जो आरएसएस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो इतना मजबूत है उसमें किसका रोल था? इन लोगों का रोल था। तो एक तरह से आरएसएस में भी एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड और सेंस ऑफ बीइंग ग्रेटफुल ज़रूर होना चाहिए नरेंद्र मोदी के प्रति, अमित शाह के प्रति। तो इन सब धारणाओं के साथ में अच्छी शुरुआत इस दशहरा से हुई है। एक नए संबंधों के युग की कहना चाहिए शुरुआत हुई है और अब ऐसा माना जाना चाहिए कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा और आरएसएस कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। दिस इज़ ऑल ए गुड साइन। तो अब आखिरकार कब सहमति बनेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर संघ और भाजपा के बीच? अब इसके दो पहलू हैं। एक आशा किरण तो इन लोगों के आपस में मिलने से आई है, वैचारिक निकटता आने से आई है, और दूसरा हरियाणा की जो बात है, जो भाजपा का मनोबल बढ़ा है, उसका भी प्रभाव इस नए अध्यक्ष के चयन पे पड़ेगा। तभी अमित शाह उस दिन व्यंग कर रहे थे कि पहले मैं वेबसाइट पर रोज देखता था कि नया नाम भाजपा का अध्यक्ष कौन होगा। अब हरियाणा के बाद से नए नाम आना ही बंद हो गए। पत्रकारों ने, मतलब आप लोगों ने भाजपा अध्यक्ष बनाना ही बंद कर दिए इन ए वे जो है ये। तो ये भी एक फैक्टर है। तो अब क्या है कि दोनों
ने अभी तक अपने अपने नाम तय कर रखे थे, आपस में शेयर नहीं हुए थे। अब ऐसा लगता है कि नए सिरे से नाम बनाएंगे, आरएसएस वाले भी अपना नाम बनाएंगे और भाजपा वाले भी अपना नाम बनाएंगे। थोड़ा सा जो बैलेंसिंग था या जो एक इनफॉर्मल बार्गेन है उसकी पोजीशन में थोड़ा चेंज हुआ है हरियाणा के आने के बाद में। पहले जो चर्चा थी हरियाणा से पहले वो थी कि भाई उन्होंने वीटो टाइप कुछ यूज़ किया है संजय जोशी के लिए, तो मंजूर नहीं था, तो फिर वसुंधरा राजे का नाम आया उसके बाद में जो है। लेकिन हरियाणा के चुनाव आते सारी बातें वहीं कहीं ठप होंगी, फ्रीज़ हो गई जिसे कहते हैं। तो नया अध्यक्ष कौन होगा ये निश्चित तौर पे दिसंबर में तय हो जाएगा, जनवरी में उसकी शपथ हो जाएगी, नाम आम सहमति का होगा। मैंने सुना है कि ओबीसी कैटेगरी का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन अब सवाल है कि पहले जो आरएसएस का था कि पार्टी हमें वापस दे दो, उनका ऐसा मानना था कि पार्टी से हमारा कंट्रोल कम हो गया है, और पार्टी को कितना वापस ला पाएंगे ये डिपेंड करेगा नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति पे। एक तरफा अब नहीं हो पाएगा इन ए वे, आरएसएस किसी नाम पे बिल्कुल वीटो करे इसकी संभावना अब मुझे कम नज़र आती है। नाम सहमति का होगा, हो सकता है आरएसएस का उसमें 50% रोल रह जाए, 51% रोल रह जाए, समथिंग लाइक दैट, लेकिन होगा उसे सौहार्द और सहानुभूति से, और बार्गेन जो है वो चेंज हो चुका है। सर, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो केरल में आरएसएस की बैठक हुई उसमें जाति जनगणना और बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर आरएसएस ने विरोध किया, तो क्या इन तमाम चीज़ों को भी आरएसएस द्वारा बैक सीट ड्राइविंग की कैटेगरी में मान सकते हैं? उस दिन तो कह सकते थे, अब तो हालात बदल गए, भूतकाल की बात है, लेकिन भूतकाल की बात अपनी जगह सही है। आरएसएस का जो कदम था वो अनप्रेसिडेंटेड था, और कई लोगों ने कहा भी कि भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगे कि नहीं लगे ये गृह मंत्रालय देखेगा, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसियाँ देखेंगी, वो वहाँ से असेस करके भेजेंगी, गृह मंत्रालय असेस करेगा, कैबिनेट होगी, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, पूरा प्रोसेस है। उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि राष्ट्रीय शासन लगे कि नहीं लगे। ऐसे में आरएसएस की तरफ से विचार आना कि राष्ट्रपति शासन लगाना उचित नहीं होगा, एक तरह से वीटो करने जैसा हुआ इस सारे सिस्टम को, जो सिस्टम मैंने बताया आपको। तो आश्चर्य हुआ था लोगों को, और ये कहा था ये बैक सीट ड्राइविंग तो नहीं हो रहा। इस तरह से जाति गणना पे व्यूज़ मालूम थे भाजपा के और आरएसएस के में थोड़ा अंतर है, तो उन्होंने क्लियर उसका भी एक तरह से कहना चाहिए डायरेक्शन बता दिया कि वी आर कंफर्टेबल विद कास्ट सेंसस, और कास्ट सेंसस ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दोनों मुद्दे क्रिटिकल थे, और दोनों मुद्दों पे भाजपा और आरएसएस के विचार जो है ना वो परस्पर अलग दिशाओं में थे, इससे धारणा बनी थी बैक सीट ड्राइविंग की। बट दैट चैप्टर इज़ ओवर नाउ, अब एवरीथिंग इज स्मूथ एंड पॉजिटिव आई थिंक। सर, क्या ये सच है कि हरियाणा के चुनाव के बाद भारत की राजनीति में एक प्रकार से नरेंद्र मोदी का पुनर्जन्म हो गया है? देखिए, मोदी का तो जैसे पहले उन्होंने एक बार कहा भी था ना कि ईश्वर ने मुझे कुछ काम करने के लिए भेजा है, तो उनका तो जन्म है वही है, पुनर्जन्म की आवश्यकता उन्हें नहीं पड़ रही। उनका जन्म चल रहा है, न तो वो कभी डाउन होंगे न अप होंगे, वो तो एक जैसी मुद्रा में चल रहे हैं। भाजपा ज़रूर अप एंड डाउन होती है, नरेंद्र मोदी वहीं के वहीं रहते हैं, आप इसकी यूँ मानिए। भाजपा जो डाउन होती है थोड़ी सी छाया नरेंद्र मोदी पे पड़ जाती है उसकी, जैसे लोकसभा में गए 240 पे रह गए, रही भाजपा, लेकिन छाया थोड़ी सी मोदी के चेहरे पे भी पड़ी। पुनर्जन्म की बात आप कह रहे हैं, पुनर्जन्म भाजपा का हुआ है एक प्रकार से। मोदी स्थिर हैं, स्टेबल हैं, जहाँ थे वहीं हैं, उसी पॉपुलरिटी, उसी अपने मोरल के साथ जो है। भाजपा का पुनर्जन्म ऑफ कोर्स हुआ है। आप देखिए 15 दिन पहले क्या स्थिति थी, चुनाव से पहले हथियार डाल चुके थे, अमित शाह को लाए, उन्हें फ्री हैंड दिया, सारी स्थिति बदली, चुनाव जीता, और जो कुछ जिसे कहना चाहिए वॉट एवर पार्टी हैड लॉस्ट विथ 240 एवरीथिंग वाज रीगेन्ड इन हरियाणा। तो ये आपका कहना जो है ना पुनर्जन्म निश्चित तौर पे हुआ है, एक प्रकार से भाजपा का हुआ है। नरेंद्र मोदी उसी शीर्ष में जहाँ पे वो पहले थे। सर, हरियाणा चुनाव में अमित शाह ने 18 सीट जीतने के नैरेटिव को 48 सीट में कैसे बदला, और आखिर क्या वजह है कि बीजेपी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही जीत पर? इसका एक कारण है नरेंद्र मोदी का अमित शाह में भरोसा, उनकी डिलीवरी पे भरोसा। और मैंने कई बार कहा है कि इंडिया में लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ डिलीवरी इज़ अमित शाह। डिलीवरी जब हम बात कहते हैं तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में अमित शाह का एग्जीक्यूशन जो है वो चमत्कारी है। इसके बारे में मैंने सुना कि प्राइम मिनिस्टर ने जो सर्वे कराया, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी अंधेरे में नहीं रहते, केवल सरकारी एजेंसी में डिपेंड नहीं करते, उनका अलग अपना सूचना तंत्र है। उससे रिपोर्ट आई तो भाजपा 18 पे सिमटी हुई थी, तो जिस पर्ची पे आया था वो पर्ची उन्होंने अपने किसी अधिकारी को दी कि इसको अमित को दे दो, अर्थात अमित शाह तक पहुंचा दो। पर्ची अमित शाह के पास पहुंची, वो समझ गए कि मैंडेट आ गया है, कि एक दूसरे की भाषा को जितना अच्छा आपस में वो समझते हैं, शायद ऐसा कम्युनिकेशन संसार में कहीं एक दो लोगों के बीच ही होगा।
अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन जो है। तो उन्होंने जिम्मेदारी को लिया, धर्मेंद्र प्रधान को बुलाया, उन्हें कहा भी 3 हिस्से में हरियाणा को बांट दो, हर हिस्से की अलग रणनीति बनेगी और तुम जाओ गांव-गांव जाकर के मीटिंगें करो, ओबीसी दलित इनके ऊपर फोकस करो। तो धर्मेंद्र प्रधान गए वहाँ, बड़ी बैठक बुलाई, सब लोगों से कहा भी पहले तो मोबाइल बाहर रख दो। वो किस लिए? इसलिए नहीं कि भाजपा में आम तौर पे ऐसी मीडिया के बारे में ऐसी रहता है ना कि मोबाइल ऑफ और इधर ऑफ। तो कहा कि मोबाइल रख दो। इसका पर्पज़ ये कि सरकार को जितनी गालियाँ देना चाहते हो, चाहे खट्टर को दो, चाहे इनको दो, सैनी को दो, तो आपको छूट है, तो मन की भड़ास निकाल लो। तो सब कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें कहीं, उन्होंने सुझाव नोट किए और उनको दूर करने की कोशिश की। तो एक मौका मिला लोगों को अपने असंतोष को व्यक्त करने का, जिसे कहते हैं, और परिणाम जो है वो आपके सामने है आज जो है। तो ये जो स्ट्रैटेजी बनी थी वहाँ पे 18 से 48 की, तो ये चमत्कार तो नीति में लिखा था, अमित शाह को श्रेय मिलना है, और नीति में था कि नरेंद्र मोदी को एक और सरकार उनकी झोली में आनी है, आ गई वो। तो फैक्ट है कि 18 से 48 की जो यात्रा है सीटों की, इसमें अमित शाह का काफ़ी प्रोमिनेंट रोल था। भाजपा की इस अप्रत्याशित जीत का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि अंतिम 2 महीनों में सैनी सरकार ने जो कैबिनेट में फैसले करवाए वो गेम चेंजर रहे। मैंने सुना है कि अमित शाह ने फीडबैक लिया कार्यकर्ताओं से और उसके आधार पे कैबिनेट में कई फैसले करवाए, जिसका महत्वपूर्ण योगदान था भाजपा की विक्ट्री में। एक बड़ा फैसला था जैसे पोर्टल को ख़त्म करना, पोर्टल सिस्टम को, वो काफ़ी असंतोष का कारण था कार्यकर्ताओं में। तो कुल मिला के मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी राज की मार्फत भी, मंत्रिमंडल के मार्फत भी चुनाव से ठीक पहले महत्वपूर्ण फैसले करवाए जा सकते हैं और चुनाव में उनका लाभ उठाया जा सकता है, जैसा कि हरियाणा में अमित शाह ने सैनी के थ्रू करवाया। सर 16 अक्टूबर को विधायक दल का नेता चुना जाना है, विधायक दल की बैठक होनी है और उसमें ऑब्जर्वर बनकर अमित शाह जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? अमित शाह का मतलब होता है किसी को पुलअप करना हो। उनकी जो परिभाषा है राजनीति में, भाजपा में, किसी को जिसे कहते हैं कसना हो, पुलअप करना हो, टाइट करना हो, ऐसे शब्द हैं राजनीति में, वहाँ अमित शाह का रोल आता है। स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आता है, लेकिन जब फील्ड में निकलते हैं तो फिर वो उसी तरह से निकलते हैं, मतलब रिंग मास्टर की कह दीजिए आप, उस मुद्रा में निकलते हैं। पार्टी में कोई इनको तो रिंग मास्टर चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है, संसार की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो रिंग मास्टर की भूमिका नरेंद्र मोदी ने उनको दे रखी है। जो लोग नहीं मानते तो उनको मना देते हैं फिर वो जो है। तो इस बार क्या हरियाणा के बारे में थोड़ा सा संदेह हुआ उनको कि सूचना तंत्र बड़ा स्ट्रॉन्ग है नरेंद्र मोदी का, मैंने कहा। तो उनको ऐसी सूचना आई 2 दिन पहले कि जो राव इंद्रजीत सिंह जो है, तो उनके मन में संतोष नहीं है, थोड़ा सा मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अभिलाषा हर किसी के मन में होती है कि 28 सीटें जो भाजपा ने जीती हैं अहिर बेल्ट के अंदर, उसमें 21 सीटें अहिरों की उनके प्रभाव से हैं जो है। तो उनको ऐसा लगा कि 10-15 विधायक अगर साथ आ जाएं तो मुख्यमंत्री दावा पेश कर सकते हैं। तो ऐसी चर्चा है कि 10 विधायकों के साथ में विधायक दल की बैठक में वो दावा पेश कर सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकती है मीटिंग एक तरह से जो है। तो सूचना मिली तो फिर अमित शाह खुद जा रहे हैं वहाँ पे। ये भाजपा के इतिहास की एक अनहोनी घटना है, अमित शाह का पर्यवेक्षक बन के जाना विधायक दल की बैठक में, कोई चांस नहीं लेना चाहते। और अमित शाह का नाम आते शाम को बयान आ गया उनका कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम तो पार्टी के साथ हैं, पार्टी फैसला करेगी, हम पार्टी के साथ ही रहेंगे। दिस इज़ अमित शाह इम्पैक्ट जिसको कहते हैं। तो इसलिए अमित शाह को जाने का फैसला आश्चर्यजनक है और अनप्रेसिडेंटेड है, और बैकग्राउंड उसका जो मुझे पता लगा मैंने आपसे शेयर किया। तो लेट्स होप अमित शाह के जाने के बाद में 1 लाइन का प्रस्ताव पास होगा, और मेरे को पूरा भरोसा है कि उसका जो प्रस्तावक होगा वो यही होंगे आप, राव इंद्रजीत सिंह, ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी। सर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अंडरस्टैंडिंग के बारे में तो आपने बता दिया कि बहुत कमाल की है, लेकिन इन दोनों की ट्यूनिंग को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि न जाने क्यों मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इनको लेकर हमेशा। आप अकेले नहीं, देश में बहुत सारे लोग हैं पार्टी में, सरकार में, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी रिश्तों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो एक गलती कर बैठते हैं कई बार कि दोनों में मतभेद है, कुछ मुद्दों पे मतभेद हो जाता है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिसे कहते हैं ना कि ये भूल करने की भूल भी मत करना अपने असेसमेंट में कि दोनों में कोई मतभेद है। कोई मतभेद नहीं है। एक तस्वीर के 2 चेहरे जिसे कहते हैं, एक राम की मुद्रा में है, एक हनुमान की मुद्रा में है। फ़र्क इतना है, ठीक है। एक व्यक्ति नेतृत्व देता है, दूसरा व्यक्ति नेतृत्व लेता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। दिन में 10 बार गुजराती में बात करते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट ट्यूनिंग है। दे आर मेड फॉर ईच अदर, दे आर नेचुरल एलाइज। दोनों को अपना रोल पता है। वो प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह को पता है, वो गृह मंत्री हैं, उनको अपना रोल पता है।
तो रोल प्ले है वहाँ पे जिसे कहते हैं। तो ये एक धोखा या मिथ्या है कि उनके बीच में कोई मतभेद हैं या मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है एकदम मुद्दों पे क्या होता है ना कि वी में एग्री डिसएग्री बट डायलॉग शुड कंटिन्यू, तो इक्का दुक्का कहीं हो सकता है ऐसा आपसी बातचीत में, लेकिन कोई मतभेद नहीं है। इसलिए मैंने एक दो लोगों ने ऐसा कहा कि बहुत मतभेद होंगे, मैंने कहा भी ऐसी भूल कभी मत करना सोचने की, कोई मतभेद नहीं है, एक हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है दर्शनी तौर पे ऐसा दिखाना होता है पॉलिटिकली शायद कि हमें कुछ डिफरेंस ओपिनियन है या प्राइम मिनिस्टर ने अमित शाह की बात नहीं मानी। मैंने किस्सा सुना था, एक बैठक हो रही थी, उसमें जो गुजरात के मंत्री हैं मनसुख मांडविया गुजरात के मंत्री हैं, उन्होंने सुना उनके विभाग का कोई मसला था तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कुछ कहा तो अमित शाह ने उससे डिफरेंट कहा, या अमित शाह ने जो कहा तो प्राइम मिनिस्टर ने उससे डिफरेंट कहा, तो वो चौंके थोड़ा सा। तो अमित शाह ने आंख से इशारा किया कि चुपचाप बैठे रहो। बाद में फिर पता लगा इस तरह की बातचीत हुई कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो कभी कभी ऐसा करना जो ज़रूरी हो जाता होगा कहीं, तो ऐसा रोल प्ले हो जाता होगा। बाकी भाई एक हैं, बिल्कुल एक ही रहेंगे, मेड फॉर ईच अदर हैं और जोड़ी कमाल का काम करिए। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अमित शाह गृह मंत्री के रूप में क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं, आपसे छिपा थोड़ी है ये। तो भाई कंफ्यूज मत हो, एक कन्फ्यूज़न को हटा दो। सर, मैंने सुना कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव जीतने का अमित शाह ने एक नया फॉर्मूला बना लिया है, क्या हो सकता है सर? हरियाणा का मैसेज तो एक ही है कि एक एक सीट पे फोकस करना, जिसे कहते हैं मैन टू मैन मार्किंग, वो करेंगे दोनों जगह। और जहाँ कुछ दिक्कत दिखाई देगी हर सीट पे 4-5 निर्दलीय खड़ा कर देंगे, बात ख़त्म, सारे वोट बढ़ जाएंगे, कट जाएंगे उसके अंदर जो है। और अब जो मोराल बूस्टर हुआ है हरियाणा के बाद में, इसमें तो आप मान के चलिए वैसे भी हाई चांसेस हैं झारखंड और महाराष्ट्र को बीजेपी के जीतने के लिए। कोई चमत्कार ऐसा हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि काफ़ी इस हरियाणा की एक हार से काफ़ी कुछ बिखर गया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन का जो महल था और वो ताश के पत्तों की तरफ बिखरता दिखाई देता है महाराष्ट्र में और झारखंड में, हरियाणा के बाद में जो है। तो फार्मूला होगा अमित शाह का, चलेगा वो, और बड़ी संख्या में निर्दलीय वहाँ पे होंगे। इसके लिए आप रिपोर्टिंग के लिए तैयार हो जाइए जो है। हाँ। सर, श्रीनगर में कई लोग कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का गठबंधन पहले भी रहा है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर वो एक बार फिर से साथ आ जाए। आपका क्या आकलन है? आ सकते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, राम माधव ने कल लिखा है। पहले उन्होंने पीडीपी के साथ करवाया था उस समय जो है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो अब्दुल्लाज हैं बहुत मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, वेरी मैच्योर। और ऐसे हालात में लगता नहीं गवर्नमेंट या राज्यपाल कभी उनको कोई डिस्टर्ब करेगा, ये कोई बात है। कोई दबाव नहीं होगा उन पर बीजेपी में आने के लिए, क्योंकि उनको कांग्रेस की वैसे आवश्यकता नहीं है। दोस्ती रखो जो है। खुद के 48 विधायक हो गए, 6 निर्दलीय आ गए हैं, वो अपने बहुमत मिल गया उनको वैसे भी। तो बहुत ही मैच्योर बिहेव कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस समय। उसी के नाते चलते चलते हो सकता है मॉडल फिर से रिपीट हो जाए अटल बिहारी के टाइम का, और फिर से एक दूसरे का हाथ थाम लें, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। सर, इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने, जो कश्मीरी पंडित वहाँ से जा चुके थे, पलायन कर चुके थे, उनसे अपील की है कि वो वापस कश्मीर लौट करके आएँ। आप इसे कैसे? वन मोर मैच्योर एंड वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट, बहुत अच्छा लगा है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी बहुत अच्छा लगा हुआ, जेपी नड्डा को बहुत अच्छा लगा हुआ ये स्टेटमेंट जो है। इस रचनात्मक भावना के साथ आप एक मुस्लिम पार्टी को डोमिनेट करते हुए हिंदू के प्रति ऐसा विचार रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, एक बड़ा कदम है। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अगर उन्होंने यह वक्तव्य मन से दिया है, खाली फेस सेविंग नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की इमेज ये कि शायद मन से दिया होगा, वो उसमें कॉस्मेटिक में नहीं है जो है। तो बहुत अच्छा प्रयास है। अब उनके इस प्रयास को जेपी नड्डा को, वहाँ की जो बीजेपी है और सबसे टॉप पे अमित शाह को इसको आगे बढ़ाना होगा, बढ़ाना चाहिए। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट अगर सपोर्ट कर रही है कश्मीर में, तो शुरुआत कश्मीरी पंडितों के वापस जाने की वहाँ पे होनी चाहिए। गुड साइन। सर, टेरर फंडिंग के आरोपी और कश्मीर से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने 2 दिन पहले श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लंबी मुलाकात की। क्या अब भी कश्मीर की राजनीति में आप इंजीनियर राशिद के रोल को देखते हैं? मे बी इट मे बी स्ट्रैटेजी ऑफ अमित शाह, स्ट्रैटेजिक मूव ऑफ अमित शाह। जैसे निशिकांत दुबे रोल प्ले करते हैं उत्तर भारत में, ट्रबल शूटर का, हाईकमान के थोड़ा नज़दीक रहने का, स्पेसिफिक टारगेट को एग्जीक्यूट करने का। तो हो सकता है कश्मीर की राजनीति में स्पेसिफिक टारगेट, पॉलिटिकल टारगेट को एग्जीक्यूट करने का काम जो है इंजीनियर को सौंपा जा सकता है। और गवर्नर से मिले हैं, लंबी बात हुई है, 1-2 बार और मिलेंगे। मार्केट में मैसेज चला जाएगा कि इंजीनियर इज सम सॉर्ट ऑफ है ना इनफॉर्मल एम्बेसडर ऑफ गवर्नर
और सेंटर और अमित शाह, तो फिर क्या होता है, कुछ लोग कान में कुछ बात कहने लग जाएंगे जो पॉलिटिकली यूज़फुल होगी बीजेपी के लिए, तो एक पैरेलल इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वहाँ पे डेवलप हो जाएगा। तो भाजपा का अभी तो मीटिंग है, एक सिंपल मीटिंग की तरह देखा जाना चाहिए, बट इट हैज़ ए पोटेंशियल टू टर्न इन ए मेजर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ऑफ अमित शाह और बीजेपी इन द कमिंग डेज इन कश्मीर। तो सर क्या आपको लगता है कि मनोज सिन्हा श्रीनगर से वापस लौटेंगे और कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे? देखो, मन तो होता है, मैं भी कुछ समय पहले उनसे मिला था तो थोड़ा सा ऐसे ही बेचैन से ही रहते थे, थोड़ा सा साल भर पहले। अब तो राज बदल गया, थोड़ा राज आ गया, राज का एहसास आ गया है और सुपर गवर्नर या सुपर लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थिति में हो गए हैं और तारीफ मिली है, प्रधानमंत्री ने पीठ ठोकी होगी, अमित शाह ने भी अप्रिशिएट किया होगा, तो इसमें तो मनोबल उनका डिफरेंट होगा, स्टेट ऑफ माइंड, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब मन तो मन है ना, बनारस और गाजीपुर में तो आता ही है मन जाने का, लौटने का जो है, और समर्थक लोग परेशान करते हैं कि साहब देखिए वो बेबी रानी मौर्य थी, उन्होंने कहा नहीं मैं तो राजनीति में जाऊंगी, एक्टिव पॉलिटिक्स में छोड़ के आ गई, एमएलए बन गई, मंत्री बन गई, तो उनके समर्थक भी सोचते हैं कि वापस आ जाओ भाई, 2027 सामने आ रहा है, पहले एक बार मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे कि जन्मपत्री में नहीं था, एन वक्त योगी बन गए थे, प्लेन चला गया था लेने, वो मंदिर में पूजा कर रहे थे जो है मनोज सिन्हा। तो एक धारणा आती है कि चलो मुख्यमंत्री ना से यूपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हो, कोई रोल बनता हो, या हो सकता है राज्यसभा में ले आएँ, केंद्रीय मंत्री बन जाएँ, यूपी में एक्टिव हो जाएँ चुनाव के समय। क्योंकि अब जो 2027 का चुनाव है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट है जितना 2029 का, ये रादर समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश की कमान, हालांकि हालात बदल गए हैं, भाजपा को बेसिक थ्रेट नहीं दिखाई देती अभी मुझे, लेकिन एक होता ना एज ए प्रिकॉशन स्ट्रैटेजी तो व्यक्ति बनाता है। तो मनोज सिन्हा आएंगे कि नहीं, अभी इनका कार्यकाल 4 साल हुआ है, अगले साल जो है अगस्त में उनका कार्यकाल 5 साल पूरे होंगे और यूपी भी तो थोड़ा और नज़दीक आ जाएगा, तो मुझे लगता है शायद 1 साल तो हो सकता है उनको नहीं छेड़ा जाए और उसके बाद में उनका गवर्नर ही रहना है उनको, तो वहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, टेन्योर का कोई इशू नहीं है। गुजरात है और राज्य हैं तो गवर्नर चलता है, राष्ट्रपति की इच्छा पे, मतलब द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। लेकिन समर्थकों के मन में ये है कि भैया वापस आ जाओ थोड़ा सा जो है, तो लेट्स सी। सर, हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है, आखिर ये बात कहाँ तक जाएगी? ये बात तो सही है, अभी तो इतने तक है, अभी तो एक मेजर नुकसान तो हो ही गया है कांग्रेस की इमेज का, और सबसे बड़ी बात है सहयोगी दलों से बार्गेन था उसका, वो बहुत कमज़ोर हो गया है, बार्गेन बदल गया है, कांग्रेस बार्गेन करने की स्थिति में नहीं रही है दैट वे अगर देखा जाए तो अब देखिए बड़े बड़े लोगों ने कहा है, सबसे बड़े तो संजय राउत ने महाराष्ट्र में कहा है, और ये कहा है कि अगर आप सोचते हैं, मतलब अगर राहुल गांधी सोचते हैं कि बिना किसी दल को साथ में लिए हुए हम अपने बूते सरकार बना रहे हैं, तो गलती पे हैं वो। देखिए अखिलेश यादव ने भी ऐसी बात कही है, आप वहाँ देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था मुझे हार का दुख है, लेकिन कांग्रेस के अंतर्कलह के कारण से ऐसा हुआ। आरजेडी ने भी मोर और लेस यही बात कही है कि राष्ट्रीय दलों को, रीजनल पार्टीज को साथ लेके चलना चाहिए। राहुल गांधी तो, केजरीवाल ने ये बात कही है, राहुल गांधी खुद इस पक्ष में रहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना राहुल गांधी वॉज ओवर रूल्ड परहैप्स इन हरियाणा जो है, तो नहीं हुआ तालमेल दैट वे जो है। तो ये बात सही है कि इस एक हरियाणा के झटके से कांग्रेस की बार्गेन जो थी एलाइज के साथ में, वो एकदम से नोज डाइव जिसे कहते हैं वो हुआ है। सर, सुना है कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए आयोजित समीक्षा बैठक में राहुल गांधी नाराज हो गए और बैठक छोड़कर चले गए, क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? हाँ, वो देखो राहुल गांधी का मूड तो है ही, नाराज़ होना, बैठक से चले जाना, नॉट ए न्यू डेवलपमेंट, और वो अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन अब वो क्या है ना कि आइसोलेशन में चलते हैं एक तरह से। बैठक हुई हार के कारणों की समीक्षा के लिए, अब किसको कहो, अजय माकन भी करीब हैं, गहलोत भी करीब हैं, हुड्डा भी करीब हैं, शैलजा भी सोनिया गांधी से मिलती हैं, किसका इस्तीफ़ा लो, किसको कहो, किसको नहीं कहो। इसी बीच में क्या है कि ईवीएम्स को लेकर के कांग्रेस का दल मिला चुनाव आयोग से, वापस आए, खड़गे ने रिपोर्ट किया राहुल गांधी को, राहुल गांधी ने कहा मैं आता हूँ, राहुल गांधी उनके घर चले गए, वहाँ बैठक चल रही थी। हरियाणा के जो 3 लोग हैं बैठक में नहीं थे, सुरजेवाला, शैलजा एंड हुड्डा जो है, बाकी माकन थे और केसी वेणुगोपाल थे। तो बात चली तो उन लोगों ने कहा कि साहब ये बेसिकली ईवीएम के कारण से चुनाव हारे हैं। तो राहुल गांधी ने पलट के कहा कि नहीं, ये प्रबंधन खराब था हमारा चुनाव का, उससे हम हारे हैं, और अंदरूनी झगड़ों के कारण से हारे हैं, और केजरीवाल से गठबंधन नहीं हुआ इसके कारण से हम हारे हैं, केवल ईवीएम को दोष देना उचित नहीं होगा।
और जो सारी बात चल रही थी उनका मूड हुआ इस तरह का बैठक से बीच में चले गए, मैंने सुना ऐसा। तो ही ऑफ कोर्स इज डिसअपॉइंटेड मैन विद दिस पार्टी, विद दिस पीपल। सर ईवीएम का भी आप जिक्र भी कर रहे थे क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने कुछ हारी हुई सीटों का जो जिम्मेदारी है ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा, उसको दोषी ठहराया, चुनाव आयोग से अपील की। तो क्या आपको लगता है देर सवेर ये मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा? जा सकता है। आजकल ज़्यादा लोगों की आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देती है। हालांकि नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को सीजेआई अभी जो है जिनसे अपेक्षाकृत ज़्यादा उम्मीद रहती है लोगों को, रिटायर हो रहे हैं। तो लगभग 1 माह का समय, 25 दिन का समय मान लीजिए है उनके पास। अब वो हाई कोर्ट जाएंगे पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनका बेसिक कहने का मतलब ये है कि जहाँ कांग्रेस कम सीटों से हारी है वहाँ ईवीएम की परफॉर्मेंस 99% थी, 1% कम थी। तो उनकी ऐसी परिकल्पना है कांग्रेस की कि वो 1% कम होने के कारण से हमारा कम अंतर था, हम हार गए। परसेप्शन है, अपनी बात कहने का अधिकार है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस डिमोरलाइज्ड है और बहाने ढूंढ रही है इस हार को मिटाने के और कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, इसलिए चुनाव आयोग तक कांग्रेस गई है। तो लेट्स सी, उन्होंने अपनी बात की। चुनाव आयोग ने इसको बहुत, चुनाव आयोग मैंने कहा ना आजकल बहुत ही तल्ख और बहुत एक्टिव और बहुत एग्रेसिव है पॉलिटिकल रिप्लाई करने में। चुनाव आयोग ने कहा कि आपका ये जो बयान है, खड़गे वो चिट्ठी लिखी और ये कहा कि आपका जो बयान है ये फिर लोकतंत्र का अपमान है, फिर लोगों ने जो लोगों ने जो जनादेश दिया है, मैंडेट दिया है, उसका अपमान है आप हैं। खैर वो बात तो वहाँ ख़त्म हो गई। बट कांग्रेस इज़ फ्री टू मूव एनी कोर्ट, मे बी सुप्रीम कोर्ट। लेट्स सी इन द कमिंग डेज। सर, लखनऊ और दिल्ली में ऐसी चर्चा है कि नवंबर के महीने में यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है उसमें अखिलेश यादव अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो परिणाम क्या होंगे? लड़ सकते हैं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि सबके लिए, कांग्रेस के लिए भी, अखिलेश यादव के लिए भी। मुझे नहीं लगता अखिलेश यादव अकेले लड़ेंगे तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे यूपी के अंदर, ऐसा लगता है मुझे जो है। और बाकी क्या है कि बीजेपी का मनोबल हाई है इस समय। पहले जो 10 सीटें जीतने की बात करते थे कि 8 हम जीत जाएंगे अपोजिशन वाले, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। इधर से क्या है कि योगी ने वापस रीगेन कर लिया है पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द सेंटर। और पहले उनका ये रहता था कि लोकसभा में टिकटों के वितरण में उनकी शायद ज़्यादा नहीं चली। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जो टिकटों का चयन होगा, हालांकि कल बैठक हुई थी दिल्ली में, लंबी चौड़ी सभी लोग थे उसमें जो है, तो मुझे लगता है कि एक को छोड़ देंगे आरएलडी या किसी के लिए। 9 सीटों पर उम्मीदवारों का चयन होगा और अगर उम्मीदवार अच्छे रहे, जीते, और उधर से अखिलेश यादव अकेला लड़ा, अगर वहाँ कांग्रेस अलग से लड़ी, तो बीजेपी हैज़ गुड चांसेस दिस टाइम। मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की हो सकती है। लेकिन और ख़ास बात यह है कि अखिलेश यादव ने 6 सीटें तो डिक्लेयर ही कर दी 10 में से, और उसमें वो सीटें भी जो कांग्रेस लड़ना चाहती थी। और इससे मोराल इतना गिरा हुआ है पार्टी के अंदर, मुझे लगता नहीं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को फ़ोन करेंगे इन 4 सीटों के लिए कि 2 हमें दे दो इसमें से। ऐसा मुझे ऐसा लगता है दैट वे जो है। बीजेपी का सिनेरियो बहुत अच्छा है यूपी में, और अपोजिशन का सिनेरियो इंक्लूडिंग अखिलेश यादव एंड कांग्रेस जो है इन 10 सीटों के लिए कोई बहुत ज़्यादा होपफुल सिनेरियो नहीं है। और फिर देखिए पब्लिक का मूड है। सर, क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह का एक देश एक चुनाव का सपना साकार हो पाएगा 2029 तक? और क्या इन दोनों का एक देश एक चुनाव का सपना विपक्ष की ताकत को आंकने के लिए फेंका गया एक पासा है? था उसमें पासा था देखने का, उन्हें मालूम था कि हमारी मेजोरिटी नहीं है राज्यसभा वगैरह में जो है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। अब ये सब बातें भूतकाल की बातें हो गई हैं दैट वे जो है। आज की सच्चाई तो ये है कि विद जैसे एनहांस मोरल ऑफ हरियाणा जो है, ये बिल्कुल जिसे कहना चाहिए पूरे उत्साह में पार्टी। और वैसे भी 2029 में चुनाव एक साथ करने का फैसला एक प्रगतिशील फैसला है, होना भी चाहिए। हालांकि कुछ राज्य विरोध करेंगे, केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके भेजा है, अब वो हैंडल हो जाएंगे, और 1-2 नहीं भी करेंगे बहुमत से फैसला होगा दैट वे जो है। लेकिन मैं तो ऑलमोस्ट श्योर हूँ 29 का चुनाव एक देश एक चुनाव के पैटर्न पे होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, दिल्ली में केजरीवाल ने आतिशी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जब दिल्ली में चुनाव होंगे तो आतिशी के चेहरे पर आम आदमी पार्टी जीत पाएगी या फिर लड़ पाएगी? मुझे थोड़ा इसमें जीत पाएगी कि नहीं ये डिपेंड करता है केजरीवाल का चेहरा कितना आगे रखती है पार्टी। कुछ भी कहो, जो भी कुछ है आप पार्टी, वो केजरीवाल है, जैसा भी है जो भी है। केजरीवाल के अलावा पार्टी में कोई चेहरा है नहीं जिससे पार्टी वोट की उम्मीद कर सके। और फिर लोगों के मन में एक आशंका रहेगी कि आगे भी आतिशी चलाएंगी पार्टी को, सरकार को। केजरीवाल के अगर वही सीमाएं हैं कि वो मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, तो क्या थोड़ा सा मैंडेट है ना, जिसे कहते हैं लंगड़ा हो जाता है, थोड़ा सा मतलब वो रुक जाता है।
पर इसमें कोई शक नहीं, केजरीवाल इज़ द ओनली फेस इन आप पार्टी, और अब उनके लिए चुनौती है। तो चुनाव तो लड़ सकते हैं केजरीवाल के फेस पे, और मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव तो उन्हीं के फेस पे लड़ा जाएगा। और वो जो पूरी लॉयल्टी भी दिखाई है आतिशी ने, और सेवा भक्ति के उसमें हैं, तो पीछे रहेंगी। तो आगे पार्टी का चेहरा केजरीवाल ही रहेगा। दैट इज़ द ओनली सोल प्रॉपर्टी व्हाट्स ओवर इट इज़ विद आप पार्टी। तो केजरीवाल आगे रहेंगे। अब केजरीवाल आगे रहेंगे, जनता उसको कैसे रेस्पॉन्ड करती है, उनके मुख्यमंत्री बने या बने बिना, वो एक क्यूरियोसिटी है उसको देखने के लिए कि क्या है। सर अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है आतिशी को लेकर के कि आतिशी के सामने भाजपाई चेहरा कौन होगा, और क्या इस बार बीजेपी किसी चेहरे को आगे करके दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ेगी? आगे करने की बात जो है सुना तो मैंने है कि बीजेपी के चेहरे को आगे करेगी, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2 बार प्रयोग किया था। सुषमा स्वराज का किया था, शायद 98 में था मेरे ख्याल से, तो वो पिट गया चेहरा। वो बीजेपी आज तक वापस ही नहीं आ उसकी सत्ता में। फिर इसका किरण बेदी का किया था 2015 में, श्योर था कि लाएंगे, एकदम से स्वीप करेंगे। केजरीवाल ने पीट दिया। केजरीवाल को बाकी सीटें 70 में से बहुत 67 या समथिंग ऐसी सीटें मिल गई थी जो है। तो चेहरा तो करेंगे कह नहीं सकता, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा सामने अभी देखने की बात है। तो एक चर्चा ये भी है कि भी महिला उम्मीदवार हो। महिलाओं में 2 के नाम चलते हैं, स्मृति ईरानी। तो अब वो क्या है कि एक बार दिल्ली में हार चुकी हैं उससे, कपिल सिब्बल से, चांदनी चौक से, और अभी थोड़ा डिमोरलाइज्ड हैं। हारी अमेठी से, तो केंद्र की तलवार लेके लड़ी थी वो तो वहाँ अमेठी में। राहुल गांधी पे हमला किया था, साहस का काम था, पहले हराया भी था उन्हें। फिर राज्यसभा का आया नॉमिनेशन तो नहीं मिला उनको, तो थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड हैं। तो डिमोरलाइज व्यक्ति के हाथ में जो है ना कमान देगी पार्टी की, नहीं देगी। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि स्मृति ईरानी को टिकट राज्यसभा का दे के रिहेबिलिटेट करना चाहिए था। भाजपा में जो भी 5, 7, 8 चेहरे हैं ऐसे, क्राउड पुलर है, या जो मरने मारने पर उतारू रहते हैं, या नरेंद्र मोदी का झंडा लेके कूद जाते हैं, उन्हें स्मृति ईरानी एक है। तो लेट्स सी। दूसरी फिर जो है बांसुरी स्वराज हैं, सुषमा स्वराज की लड़की हैं, वकील हैं, सब हैं वो, और लेकिन वो उस तरह की फील्ड वर्कर नहीं है ना, ऐसे जैसे स्मृति ईरानी की बात अपन कहते हैं। और तीसरा उसका भी सुना है, मनोज तिवारी हैं शायद जी, सामने वो हैं। फिर जो साहब सिंह वर्मा थे, उनका लड़का भी कहते हैं रेस में है। लेकिन अब चूंकि हरियाणा के बाद बीजेपी का मोराल अच्छा है, तो चेहरा तो कोई लाएंगे अच्छा ही। अब यह है कि क्यूरियोसिटी ये है कि स्मृति ईरानी चेहरा है कि नहीं, फिर चेहरा महिला है या पुरुष है, और फिर पार्टी उस चेहरे को डिक्लेयर करके चुनाव लड़ती, या कि चेहरे का चुनाव विधायक दल की बैठक में बाद में मोदी अमित शाह करवाते हैं। सर बेंगलुरु में सीएम सिद्धरामैया का भविष्य आप कैसे देखते हैं? भविष्य ठीक नहीं उनका। देखिए भाजपा का जो ट्रैप है उसमें आ गए हैं पूरी तरह से वो, और लोकायुक्त की इंक्वायरी हो गई है। गवर्नर का तो पहले हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर ही दिया था उनका जो है लोकायुक्त की इंक्वायरी। वहाँ लोकायुक्त कोई ऐसा लोकायुक्त नहीं है, दंतहीन लोकायुक्त नहीं, वहाँ लोकायुक्त बड़े पावरफुल हैं। वहाँ पे कर्नाटक हुआ, इन राज्यों में जो है तो सीरियस चल रहा है। फिर एक डेवलपमेंट हुआ, ईडी ने केस दर्ज कर लिया खुद के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ। अब ईडी के केस से तो भगवान ही बच सकता, आदमी नहीं बच सकता। कोई अगर पैसे का लेन देन थोड़ा बहुत भी करता है तो नहीं बच सकता। आपने मान लीजिए कि मकान लिया, आपने 1 करोड़ में ख़रीदा, प्रैक्टिस है कि 60-40, 60 लाख आप जो है ना उसको रजिस्ट्री में देंगे, 40 लाख कैश में देंगे। ईडी केस बन गया ना कैश देते ही जो है। तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं, इतने सालों तक रहे हैं, तो 2-4 डील तो ऐसी पकड़ में आ ही जाएंगी ना जब आप आगे बढ़ोगे, एक्सपांड करोगे इंक्वायरी को जो है, तो उसका निकलना बहुत मुश्किल है। और अब दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो, सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे नहीं मिला उनको तो वैसे भी मुसीबत है। और सुप्रीम कोर्ट से 2 स्थितियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया, मान लो केजरीवाल की तरफ मुख्यमंत्री चलते रहे वो, तो फिर ऐसा नहीं हो कि हेमंत सोरेन की तरह ईडी वाले एक दिन मुख्यमंत्री निवास से लेके जाएँ उनको, तो वो ठीक नहीं है भविष्य। पार्टी उनके साथ खड़ी है पूरे तौर पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कानून की जो पकड़ है, कानून का जो घेरा है, उसमें आ गए हैं, तो ही इज़ लाइकली टू हैव अ टफ टाइम। सर मुंबई में दिन दहाड़े बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या की गई। क्या आपको लगता है कि मुंबई की सड़कों पर एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड वापस लौट रहा है? 2 पहलू हैं इसके, चिंता का विषय तो है ही, इतना साहस होना, लेकिन ये पॉलिटिकल मर्डर है वैसे तो। और बम्बई में पॉलिटिकल मर्डर कोई पहली बात नहीं, पहले भी 3 पॉलिटिकल मर्डर
हो चुके हैं वहाँ पे। जी। एक पॉलिटिकल मर्डर एक एमएलए का हुआ था, जिनके सिद्दीकी के घर से 700-800 मीटर ही दूर मकान था उनका, आज से कुछ साल पहले जो है। तो वो 3 बार अपने क्षेत्र में जीत चुके थे, मैं उसका नाम मैं भूल गया हूँ जो है। तो सब है शंका पॉलिटिकल मर्डर्स की। लेकिन एक जिस ढंग से ये मर्डर हुआ है दिन दहाड़े, और जिस तरह से, और उसको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, इसके बावजूद वो लोग आए, किराए के लोग, और मार के ऐसे फायर करके चले गए। ये तो डर तो आता ना मन में आदमी के, और संभावना भी लगती है कि क्या बम्बई की सड़कों पे वही अंडरवर्ल्ड वापस आ गया है क्या, इन ए वे जो है। दूसरा इसका पहलू ये है जो कि बम्बई पुलिस हैज़ एक्टेड ड्रामेटिकली, और 4 घंटे के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, लोगों को पकड़ भी लिया, वहाँ तक पहुँच गया। अद्भुत। ये तो इंडियन पुलिस हिस्ट्री में मैंने ऐसा कोई केस मुझे याद नहीं आता कि मैंने देखा हो कभी। 4 घंटे में यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई हरियाणा का है, कहाँ का है, यूपी और हरियाणा का था जो है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, डिटेल आ गए सारे, 3 आदमी अरेस्ट कर लिए। अद्भुत जाना चाहिए। तो इससे थोड़ा सा साख सरकार की फिर भी बची। वैसे चुनाव के वक्त पे ये एक सेटबैक है बीजेपी के लिए, और एनसीपी के लिए थोड़ा सा गेन है। तो सरकार स्मार्ट है, वहाँ उन्होंने राजकीय उसको सम्मान दिया, उसके शव यात्रा में जो है ना, स्टेट ऑनर उसको दिया, सारा कुछ किया है ये। लेकिन चिंता का विषय है ये, और अच्छी बात है कि पुलिस ने पकड़ा उनको। थोड़े दिनों में कॉन्स्पिरेसी पॉलिटिकल थी या क्या थी, नेचुरली पॉलिटिकल होगी मुझे लगता है जो है, तो वही सबके सामने आ जाएगी। तो घटना बहुत ही अनफॉर्चुनेट थी, लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि मुलजिम पकड़े जा रहे हैं जल्दी। और दूसरा इसका एस्पेक्ट वो ये है कि सलमान पे थ्रेट बढ़ रही है, और एक नए गैंग का जन्म हो गया, एक नए दाऊद का जन्म हो रहा है देश में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है, ये एक अपने आप में अलग चुनौती है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी के लिए गंभीर चुनौती है कि बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट तक पहुंच गए वो। अब नेक्स्ट टारगेट उनका सलमान है इन ए वे, आप ये कहिए जो है, वो एक चिंता का विषय है दैट वे, कि किसी भी किलर गैंग का इस तरह से एक्सेस में पहुंच जाना, चुनौती दे के उस टारगेट को किल कर देना, और सिक्योरिटी के दायरे के बीच में किल कर देना, इट्स ए सीरियस चैलेंज। अब ये तो मर्डर हो चुका जो होना था, बट द नेक्स्ट इज इट्स ए सीरियस चैलेंज बिफोर इवन द यूनियन होम मिनिस्ट्री के देखना कि महाराष्ट्र में कैसे हैंडल किया जाए सिचुएशन को। सर, पिछले कई लंबे समय से दिल्ली में भी और राजस्थान में भी एक चर्चा है कि दिसंबर आते आते राजस्थान का नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसको कैसे देखते हैं सर आप? वैसे तो क्या है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, जन्मपत्री किसी ने किसी की पढ़ी नहीं है, लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान में कोई दिसंबर या उसके आसपास कभी कोई नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। जन्मपत्री की बात मैं आपसे कह रहा था, तो भजन लाल शर्मा ने कभी सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री बने थे। एक हार्ड कोर ग्रास रूट कार्यकर्ता थे, मैं उन्हें हमेशा एयरपोर्ट पे देखता था। वीआईपी बड़े नेता आते थे, उनको लेने जाते थे, कभी कोताही नहीं करते थे। प्रधानमंत्री की सभाएं होती थी, उनके इंचार्ज वो हुआ करते थे। तो एक हार्ड कोर ग्रास रूट वर्कर थे। केंद्र ने प्रयोग किया, भाजपा आलाकमान ने प्रयोग किया, एक तरह से उन्हें मुख्यमंत्री बनाया आम कार्यकर्ता से। देश में बड़ी चर्चा हुई, और अभी तक कोई ऐसा बड़ा उन्होंने इस तरह का कोई स्कैंडल को या कोई नेगेटिव काम नहीं किया जिससे उन पर कोई आरोप लग सके। शायद 7-8-9 महीने हो गए हैं मेरे ख्याल से, 2023 दिसंबर। हाँ, एक नए मुख्यमंत्री के लिए एक तरह से है। और सबसे अच्छी बात ये रही राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल लाइफ के लिए कि उन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं किया। भवन लाल शर्मा ने न तो पॉलिटिकल वेंडेटा किया, न ब्यूरोक्रेटिक वेंडेटा किया। आम धारणा होती है कि सरकार गई है तो गहलोत के लोग टारगेट होंगे, पॉलिटिकली भी ब्यूरोक्रेसी में भी। कुछ नहीं हुआ, और इसका श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है। जयपुर आए थे तो उन्होंने भी संकेत दिए थे, अफसर तो सरकार के साथ होते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी एक तरह से जो है, ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट भजन लाल शर्मा के साथ है। ब्यूरोक्रेसी के मन में कोई ऐसा भाव जिसे कहना चाहिए वो नहीं है। बड़ी बड़ी घोषणाएं उन्होंने करी हैं, कितने काम भी अगर आप देखो तो करवा दिए उन्होंने। ERCP सबसे बड़ा काम है, 450 रुपये का सिलेंडर एक दूसरा काम है, 25 लाख का निःशुल्क हेल्थ का है वो एक अलग काम है, 125 रुपये MSP का काम है। और अब ये रिसर्जेंट राजस्थान, राइजिंग राजस्थान हो रहा है, 15 लाख करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। तो ये सब क्या सब बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन 2 एस्पेक्ट ऐसे हैं जिनके कारण से ये आम चर्चा है, दिल्ली में अभी भी है, जयपुर में शायद नहीं है, कहीं भी बदलाव तो होगा। और आम चर्चा में 2 बातें सामने आती हैं। एक तो यार काम नहीं हो रहे, किसी के काम नहीं हो रहा, सरकार काम नहीं कर रही। अब कौन सा काम नहीं हो रहा ये कोई बताने की स्थिति में नहीं है, इतने बड़े समुद्र में सरकार के जो है। लेकिन इंप्रेशन बन गई है, धारणा बन गया है एक वर्ग के अंदर दिल्ली और जयपुर में कि यार सरकार में काम नहीं हो रहा जो है। MLAs खुश नहीं है। MLAs की तो उतनी चल रही जितनी गहलोत के टाइम में चलती थी, सारे पोस्टिंग ट्रांसफ़र उनके कहने से हो रहे हैं। लेकिन क्या एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है
तो भजन लाल शर्मा को इस परसेप्शन को दूर करना होगा कि भाई बताओ तो सही कौन सा काम नहीं हो रहा या कौन जैसे इस तरह की जो बात आ रही है। तो ये जो परसेप्शन है ना, ये एक नेगेटिव फैक्टर है उस कैंप के अंदर, जिसमें आम धारणा ये बनती जा रही है कि काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा। तो लोग सोचते हैं कि परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, इन सब धारणाओं के बावजूद भी मुझे ऐसा नहीं लगता। कारण है ना, एक हरियाणा का और अभी मोराल बूस्टर रहा है, इसके साथ साथ जो है फिर प्रधानमंत्री से 1 घंटा मिल के गए थे। मुझे ऐसा लगता है जो मीटिंग थी प्रधानमंत्री के साथ उनकी, वो शायद गेम चेंजर साबित हुई है, क्योंकि ये ना हंसमुख व्यक्ति हैं, मिलने आते हैं, हंसते हंसते बात करते हैं, मूल्यों की राजनीति की बात करते हैं, और जब निकलते हैं कमरे से तो सामने वाला आदमी ये कहता है यार अच्छा आदमी है, ये शरीफ आदमी है। तो प्रधानमंत्री के यहाँ भी कुछ ऐसा इंप्रेशन करके आया है। हालांकि प्रधानमंत्री, मैंने सुना उन्हें ये कहा कि भाई अथॉरिटी एक्सरसाइज करो अपनी, मुख्यमंत्री जैसा दिखना चाहिए, एक ये भी इंप्रेशन रहता है। तो उन्होंने फिर जयपुर आके IAS के ट्रांसफ़र किए अपने हिसाब से, 22 अफसरों की लिस्ट निकाली, ये मैसेज दिया, आई एम द बॉस, अथॉरिटी जो है मेरी अथॉरिटी है, मैं कर रहा हूँ काम जो है। और पहले ये भी चर्चा एक इशू रहता था कई महीने तक कि CS वर्सेस CM हो गए हैं, CS इज़ द पावर सेंटर, वो सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। अब भजन लाल शर्मा, सुधांशु पान, शेखर अग्रवाल सब एक ही, जिसे कहना चाहिए एक ही पेज पे हैं, सब एक जैसा काम कर रहे हैं, कोई अब इशू नहीं रहा उस तरह का कोऑर्डिनेशन का जो है। दूसरा क्या है कि अब मुख्यमंत्री के दफ्तर को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। कल रात में कहीं गया था तो एक न्यायाधीश थे रिटायर्ड, वो कह रहे थे भाई अभी चीज़ें सेट नहीं हुई। तो मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा ट्रैफिक ठीक नहीं है शहर, ट्रैफिक तो ग्लोबल प्रॉब्लम है आप जानते हैं। फिर उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल गया था तो कंपाउंडर परेशान था कि 4 फ़ोन आ गए सरकार से, इसको देखो वहाँ से। तो मतलब क्या छोटी छोटी बातें हैं इस तरह की। तो कुल मिला के जो आपका बेसिक सवाल था कि भाई नेतृत्व परिवर्तन होगा क्या, तो वे नेतृत्व परिवर्तन का मुझे आसार नहीं दिखते। हालांकि धारणा लगातार बनी हुई है कि काम नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री अब गए हैं 1 हफ्ते के लिए, लौट के आएंगे, ऐसी आशा की जानी चाहिए कि राइजिंग राजस्थान के बाद में इस धारणा को एनालाइज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि धारणा ख़त्म हो और कुछ लोग जो साथ नहीं हैं वो भी साथ में खड़े हों और राइजिंग राजस्थान है वो सचमुच अगले 4 साल जो है राइजिंग राजस्थान के रूप में आगे बढ़े। क्यों आदित्य? बिल्कुल सर, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। वो चुनौती है कि आने वाले 7 उपचुनाव। तो मेरा सवाल ये है कि अभी 2024 में जब 25 सीटों पर चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटें हार दी थी। अब 11 सीटें हारना एक बड़ा नुकसान था, लेकिन अब जब 7 उपचुनाव हैं सीटों पर, उसमें भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, उसे कैसे देखते हैं? इसके 2 पहलू हैं। इट्स ए गुड क्वेश्चन। पहला पहलू तो यह कि वो 11 सीटें हार गए, लेकिन आश्चर्य की बात है 11 सीटें हारने का जो कहते हैं ना अपने राजस्थानी में कि ठीकरा फूटना है, वो CM के सिर पे नहीं फूटा। हैरानी की बात यह है एक सीमा तक कि उनको कहा गया कि CM थे तो हार गए, चुनाव हार गए, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि मुख्यमंत्री कारण से हार गए। मैं थोड़ी सी लीग से हट के बात कह रहा हूँ, मतलब कलेक्टिव फेलियर था एक तरह से। वो बात आई और चली गई, तो था उनका ब्लेम उसमें आया उनके ऊपर, लेकिन सोल ब्लेम नहीं था चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि केवल उनके कारण से हम हार गए। लोगों ने कहा पार्टी ने काम नहीं किया, लोग नेता आपस में, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जिन पे CM का कंट्रोल नहीं था, हार गए। खैर एनी हाउ, अब 7 का चुनाव ये हो रहा है। इसमें जो लोग ये धारणा में है कि मुख्यमंत्री बदल जाएगा, उनको अभी ये कुछ उम्मीद है थोड़ी कि भाई ये 7 के अंदर से अगर फिर हार गए, 6 सीटें हार गए, 5 हार गए, तो हो सकता है फिर नए सिरे से रिव्यू होगा, हो सकता है मुख्यमंत्री बदल दिए जाएँ आगे जा कर के जो है। तो वो तो एक अलग सवाल है। अब 7 सीटों की जो बात है, भाजपा लड़ रही है। भाजपा मैंने सुना है कम से कम 3 सीटों की ज़रूर उम्मीद उसको है। अभी भाजपा के पास में केवल 1 सीट है, 4 कांग्रेस के पास है। कल जो बैठक हुई थी रात को नड्डा के निवास में, अमित शाह, BL संतोष, सब लोग जो उसे मौजूद थे, तो मैंने सुना कि पहले जो 1 घंटा बैठक चली तो अमित शाह ने यही कहा कि भैया अब हरियाणा के बाद में नए सिरे से खड़े हो, डिमोरलाइजेशन छोड़ो, ये सोचो कि 7 सीटें जीतनी है हमको, नए सिरे से स्ट्रैटेजी बनाओ। और काफ़ी बातचीत वहाँ पे हुई। उसमें फिर ये बात भी सामने आई कि जीतने के लिए है ना जिताऊ उम्मीदवार लाए जाएं। एक सुझाव ये भी आया कि जो लोग चुनाव हार गए थे बड़े नेता लोकसभा में, जैसे राजेंद्र राठौड़ है उदाहरण के तौर पे, उनमें से कुछ को टिकट दिया जाए। तो मंथन चल रहा है, 3 से 5 उम्मीदवारों का एक पैनल जो है हर सीट का वहाँ दिया गया है। अगले 2-4 दिन में इस पर फैसला हो जाएगा, चुनाव होंगे। लेकिन वो जो आपका मूल प्रश्न है चुनौती वाली बात, तो ऑफ कोर्स भजन लाल शर्मा के सामने दूसरी चुनौती है। पहली चुनौती थी वो सीट 11 हारी, तो ब्लेम तो आया ही, ठीक है। अब ये दूसरा है तो पूरी कोशिश उनकी रहेगी। लेकिन फिर वही बात है, चुनाव जीतना ना एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता आजकल। तो लेट अस सी, 7 सीटों में देखो डिपेंड करेगा उम्मीदवार
कौन है, किसको टिकट मिली है, कास्ट इक्वेशंस क्या हैं. एनी लीडर वेदर इट इज चीफ मिनिस्टर और पार्टी प्रेसिडेंट हैज़ सर्टेनली लिमिटेड रोल. सो लेट्स सी. बस चुनौती है सीएम के सामने. आपका जो सवाल था, आई एग्री, 7 उपचुनाव भी मुख्यमंत्री के सामने एक चुनौती है. सर, विवादों में घिरे प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? देखो, अभी 2 महीने तो सिक्योर है ही कम से कम, जब तक कि चुनाव होंगे और फिर रीशफल होगा जो है. और कास्ट फैक्टर भी है बीच में. तो कल रात वो आई भी थे यहाँ दिल्ली में. बैठक जो पहला पार्ट था बैठक का, जो शायद 10:04 पे ख़त्म हुआ था, तो वहीं थे वो. दूसरा पार्ट फिर 11:08 पे मुझे बताया किसी ने ख़त्म हुआ था. 1 घंटा वहीं थे. कोशिश थी उनकी नड्डा से मिलने, BL संतोष से मिलने, नहीं मिल पाए, चले गए. लेकिन हाईकमान को पूरी जानकारी है. उन्होंने काफ़ी हद तक तो कन्विंस कर दिया है कि जिस होटल की बात करते हैं किसी युवती महिला के साथ दिल्ली में, वो होटल में उस नंबर का कमरा ही नहीं है 301. और रात को तो मैं वहाँ था. तो काफ़ी उन्होंने कन्विंसिंगली बता दिया है. लेकिन आम धारणा ये है, जैसे मैंने कहा ना कि सीएम के बारे में एक धारणा बन गई इस तरह की कि यार काम नहीं हो रहा. तो बैरवा के बारे में धारणा ये बन गई है कि वो घटना सही थी और ये बैरवा उसमें दोषी है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए. धारणा बन गई. लेकिन आला कमान तो धारणाओं पे काम नहीं करता ना एक तरह से. तो इसमें 2 चांस हैं इसमें. फिलहाल उनको कोई थ्रेट नहीं है. चुनाव होंगे, चुनाव के बाद जब रीशफल होगा तब 1-2 लोग वैसे भी ड्रॉप होंगे. मैं इनकी बात नहीं कह रहा कि ड्रॉप होंगे, क्योंकि सीएम ये महसूस करते हैं, मेरे ख्याल से महसूस करना चाहिए इस तरह का कि कैबिनेट में भी 1-2 मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार करते हैं, उस तरह से पेश नहीं आते जैसे एक मंत्री को सीएम के साथ कैबिनेट में पेश आना चाहिए. हो सकता है 1-2 लोग ऐसे ड्रॉप भी हो जाएं. बैरवा केस डिफरेंट है, उन मंत्रियों का केस डिफरेंट है. तो जो रीशफल होगा इसके बाद में तब पता लगेगा. फिलहाल बैरवा को कोई थ्रेट नहीं है और उनके आरोपों के बारे में काफ़ी हद तक उन्होंने दिल्ली वालों को कन्विंस किया है. फिर लेट्स सी. सर, प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की अंतिम यात्रा में खुद अमित शाह का शामिल होना और फिर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया जाना, महाराष्ट्र चुनाव की पृष्ठभूमि में इन घटनाओं को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा पॉजिटिव गुडविल संकेत है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने एक अच्छा जेस्चर दिया है. कम्युनिटी को भी जेस्चर दिया है वहाँ महाराष्ट्र में और पूरे देश को जेस्चर दिया है. इंडस्ट्रियल सेक्टर को जेस्चर दिया कि वी वैल्यू यू पीपल. आपका योगदान रहा है देश के निर्माण में, हम आपका सम्मान करते हैं. अमित शाह का खुद जाना, शव यात्रा में शामिल होना एक बड़ी घटना है, दैट वेज है. और उनके जाने का मतलब पूरी सरकार तो फिर हाजिरी में रहती है ना वहाँ पे जो है. फिर क्या राज के सम्मान देना उनको, महाराष्ट्र सरकार का 1 दिन का शौक घोषित करना और फिर प्रस्ताव पारित करना कि भारत रत्न इनको दे दिया जाए, विच अदरवाइज डिजर्व्स. और शायद जल्दी भारत रत्न की घोषणा भी लगता है मुझे उनके लिए हो जाएगी. तो कुल मिला के इस एक घटना को मानवीय पहलू से और प्रशासनिक पहलू से और पॉलिटिकली जिस ढंग से नरेंद्र मोदी अमित शाह ने डील किया है, दे डिजर्व ए वोट ऑफ थैंक्स एंड एप्रिसिएशन. एब्सोल्युटली सर. और वैसे भी देखिए, कहा जाता है कि जब कोई लक्ष्य हासिल करना हो तो उसके लिए एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है और वो होती है कंसिस्टेंसी, नियमितता जिसको हम बोलते हैं. फिर चाहे भारत की राजनीति हो या फिर विदेश दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वो कंसिस्टेंसी हर जगह जारी है. और शायद आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी अपने विदेश दौरों पर भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, उस डिप्लोमेसी के, उस स्ट्रैटेजी के जिसको लेकर वो अलग अलग देशों में जाते हैं. और इसके साथ भारतीय पॉलिटिक्स में भी प्रधानमंत्री एक उस ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर हैं जो हर चुनाव के आने से पहले उसकी जीत की तैयारी कर लेते हैं. बहरहाल हमारे साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र जुड़े थे आज के जेसी शो में. सब पूरे एनालिसिस और विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए.